डिटरमाइन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। और फिर आप देखते हो कि किसी वैल्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाइनेंस के डिसीजंस। बेसिकली जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन अलग अलग तरीके के डिसीजंस होते हैं। उसमें सबसे पहले डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे नाम से ही पता चलता है, इन्वेस्ट का मतलब कि आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इसके अंदर सबसे पहले होता है कैपिटल बजटिंग, मतलब आप बजट बनाते हो, उस बजट को क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, इवेल्युएटिंग पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। और फिर आप देखते हो कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो और उसके बाद पैसा लगाने के बाद आप ये चेक करते हो कि उससे आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। इसके लिए हम अलग अलग मेथड जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, पेबैक पीरियड मेथड हो गया या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, इस तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये मेथड आगे आएंगे, वहां पर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एसेट एलोकेशन। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट्स की बात होगी, प्रोजेक्ट्स के बिना जितने आपके पास एसेट्स है जैसे स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, और उसके साथ साथ रिस्क और रिटर्न को भी एडजस्ट करते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। मतलब कि अगर आप मतलब सपोज करो 20 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वो अलग अलग कंपनीज में करोगे, ना कि एक ही कंपनी में करोगे। इसी को हम रिस्क असेसमेंट का नाम दे देते हैं कि हर प्रोजेक्ट के साथ, हर असेसमेंट के साथ क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, उसको चेक करना और ये भी देखना कि उस रिस्क के साथ साथ हमें कितनी रिटर्न मिलने वाली है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब क्या होता है, इंश्योरिंग इन्वेस्टमेंट अलाइन विद कंपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। हम हर तरफ एक चीज पे फोकस करते हैं कि जितने भी काम होंगे वो हमारे विजन के साथ और मिशन के साथ मैच होने चाहिए। तो ये वही चीज है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो अलाइन होनी चाहिए कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फ्यूचर ग्रोथ। और उसके लिए हम इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं कि स्ट्रेटेजिक फिट के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से अलाइन होती हैं हमारे टारगेट के साथ। देन आ जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ये था इन्वेस्टिंग, जहां पे पैसा लगा रहे हो, ये है फाइनेंसिंग डिसीजन से कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन सी जगह से पैसा हमारे पास आ रहा है। उसके अंदर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिर्फ डेट और इक्विटी के मिक्सचर को देखते हो आप। मतलब बैलेंस इज द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बट बैंक्रप्सी कॉस्ट रिस्क। मतलब कि आप कितना डेट होना चाहिए आपके कैपिटलाइजेशन में और कितना आपके पास इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग तरीके के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। देखो ये सारे टॉपिक ना आगे पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहां तक ही है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड, लेवरेज, सारी चीजों को पढ़ेंगे। चूजिंग बिटवीन इंटरनल सोर्सेज, की जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो हमने पैसा बचाया हुआ होता है, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप अपने पास रख देते हो, रिटेन्ड अर्निंग, और एक्सटर्नल सोर्सेज, लोन, बॉन्ड्स, इक्विटी से पैसा आ रहा है। इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिफरेंट सोर्सेज, और हर सोर्स को लेके आने में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। देन आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि हम कितने डेट इस्तेमाल करने वाले हैं, हम कितने डेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम डेट ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या फायदे नुकसान होंगे, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एसेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेवरेज का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना असर होगा वो चेक करना। सो assessing the impact of leverage on return on equity and financial risk। उसके साथ आ जाता है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, रीपेमेंट शेड्यूल एंड टर्म्स ऑफ डेबिट की जितना पैसा हमने लिया है उसको किस रेट पे रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, उसका क्या शेड्यूल बनाना है, वो सारा पैसा वापस करना है। तो जहां पर भी डेट और इक्विटी की बात आएगी ना, वो सारे के सारे आपके कौन से डिसीजन होंगे, वो आप लोगों के कैपिटल ये वाले आपके जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। ठीक है, फाइनेंस डेट है, वो फाइनेंस का सोर्स है, तो इस वजह से डेट, चाहे वो डेट को इस्तेमाल करना हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करना हो, चाहे डेट को रिटर्न करना हो, ये सारे चीज आपके इसका हिस्सा बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड का मतलब क्या होगा कि ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। कंपनी के पास प्रॉफिट का एक हिस्सा, मतलब कंपनी के पास ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है आफ्टर टैक्स, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को बांट देता है ताकि उनको कंपनी की गुडविल है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसी के लिए यूज किया जाता है। एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिसी टू रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स, डिसाइडिंग बिटवीन अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट पेआउट रेशियो और रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। अब ये वाला टॉपिक भी आएगा। मतलब आप डिविडेंड पहले तो ये डिसाइड करना कि आप डिविडेंड देने वाले हो या नहीं, और उसके बाद ये डिसाइड करना कि कितना डिविडेंड देने वाले हो, किस तरीके से डिविडेंड देने वाले हो, आपका डिविडेंड की जो रेट्स होंगे वो कितना होगा। उस डिविडेंड जो बांट दिया वो डिविडेंड है और जो रख लिया वो रिटेंशन रेशियो है। ठीक है, जो बांट दिया वो डिविडेंड है और जो रख लिया वो रिटेंशन रेशियो है। सो डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स टू बी रिटेन्ड विद इन द कंपनी फॉर रीइन्वेस्टमेंट, बैलेंसिंग बिटवीन फंडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइडिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप डिविडेंड को बांट दो या फिर उसको एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख लो। अब डिविडेंड जितना बांटा जाएगा वो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो होती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब परसेंटेज ऑफ अर्निंग टू बी पेड एज अ डिविडेंड, कि हम
अपने अगर 100 रुपए हमारा प्रॉफिट है तो उसमें से हम कितना एज अ डिविडेंड बांटने वाले हैं, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से हम कितना पैसा या कितने रुपए एज अ डिविडेंड बांटने वाले हैं। सो इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टर्स परसेप्शन एंड स्टॉक प्राइस थ्रू डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्योंकि जब आप डिविडेंड अनाउंस कर देते हो, आप बता देते हो कि हम डिविडेंड बांटने वाले हैं, तो उससे इन्वेस्टर्स की जो वैल्यू होती है ना, इन्वेस्टर्स के दिमाग में कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है और कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आपका डिविडेंड है वो आपके शेयर प्राइस के साथ, कंपनी की गुडविल के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब डिविडेंड दिया तो इसका मतलब आपकी गुडविल बढ़ेगी, और अगर डिविडेंड नहीं देते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गुडविल है वो खराब हो रही है। जाना जाता है शेयर बायबैक्स। कई बार क्या होता है, कंपनी को अपने ही शेयर्स को क्या करना पड़ता है, बायबैक करना पड़ता है, अल्टरनेटिव टू डिविडेंड। तो डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो तो आप अल्टरनेटिवली क्या कर देते हो, कंसीडरिंग शेयर रीपरचेज एज एन अल्टरनेटिव टू डिविडेंड। तो ये भी आप लोगों के कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजंस का ही हिस्सा होते हैं। सो इंपैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर एंड स्टॉक प्राइस, और इसका असर होता है कंपनी के अर्निंग प्राइस पे और स्टॉक प्राइस पे। यहां पर एक स्टॉक स्प्लिट टर्म होती है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि कई बार कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी के शेयर्स होते हैं वो आम इन्वेस्टर्स की रेंज से बाहर हो जाते हैं। ठीक है जी, आम इन्वेस्टर्स की रेंज से बाहर हो गए। तो जब वो आम इन्वेस्टर्स की रेंज से बाहर हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या कर देते हो, आप शेयर्स को स्प्लिट कर देते हो। जैसे 10,000 रुपए का शेयर हो गया तो आप उसको 5-5 हजार के 2 शेयर बना देते हो, या फिर 25-25 के 4 शेयर बना देते हो, ताकि वो आम लोगों की रेंज में रहे। नो डाउट इसके फायदे नुकसान भी होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इस चीज का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी टू एफिशिएंटली मैनेज फंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्या है, सारा कुछ फाइनेंस को मैनेज करना। कहां से पैसा आएगा, कहां पे पैसा जाएगा, किसको पैसा दिया जाएगा, किससे पैसा लिया जाएगा, कहां पर कितना पैसा लगाया जाएगा, कहां पर नहीं लगाया जाएगा, ये सारी चीजें किसका हिस्सा बनती हैं, ये सारी डेफिनेशन बनती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले मैक्सिमाइज शेयर होल्डर की वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एनहांस करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू डू, हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एनहांस करना चाहते हैं। इंश्योर दैट फर्म्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की जो स्टेबिलिटी है या फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहे। देन ऑप्टिमाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रॉपर्ली क्या करना चाहते हैं, एलोकेट करना चाहते हैं। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लान करना है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। हमारे फाइनेंस को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स क्या हैं, मतलब हम शॉर्ट टर्म में कौन सी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद बजटिंग, डिटेल प्लान बनाएंगे कि कहां से कितना खर्चा है, कितना इनकम होगी। उसके बाद फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि हम इन द फ्यूचर हमारी क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशंस हो सकती हैं, कैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, कैसी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो सकती है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो, डिटरमाइन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, अलग अलग मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यदि बोल देते हैं इसको, या जो भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस का इस्तेमाल करने वाले हो, व्हाटएवर द सोर्स दैट यू आर यूजिंग, तो उसके साथ जैसे डेट है उसके साथ भी कुछ कॉस्ट जुड़ी होगी, इक्विटी है उसके साथ भी कुछ कॉस्ट जुड़ी होगी, तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि ये जो कैपिटल आप लेके आ रहे हो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा। देन आता है लेवरेज। लेवरेज हम अभी पढ़े, इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन फर्म्स रिस्क एंड रिटर्न, कि अगर हम डेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं या फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी जो लिक्विडिटी है, उससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या शेयर होल्डर्स की जो परसेप्शन है उस पर कितना असर होने वाला है। देखा जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको देखना, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पैसा तो आप डाल दोगे, आपने कहीं पर 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 25 लाख जहां पर डाला है वहां पर रिस्क भी तो फैक्टर भी तो रहेगा। देखा जाता है एसेट एलोकेशन, डिस्क्राइबिंग रिसोर्स अक्रॉस वेरियस इन्वेस्टमेंट टू मैक्सिमाइज रिटर्न, और वही एसेट एलोकेशन जो हमने पहले पढ़ाया था कि आप अपने पैसे को कहां पर कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में, जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको जो ओवरऑल रिटर्न मिलने वाली है ना, जो आप लोगों को ओवरऑल रिटर्न मिलने वाली है वो क्या होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जो ओवरऑल रिटर्न है वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। देन आता है डिविडेंड डिसीजंस, ये तो हमने अभी पढ़ा, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, रिटेंशन रेशियो क्या होती है, उसके बाद शेयर्स बायबैक होता है। तो ये एक अल्टरनेटिव है, इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड का क्या है, अल्टरनेटिव है, जहां पर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव इसको यूज कर लेते हैं कि आने वाले समय में हम अगर डिविडेंड नहीं दे पाएंगे तो हम अपने शेयर्स को क्या कर लेंगे, बायबैक कर लेंगे। सो इट इज जस्ट अ डिफरेंट मेथड। एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर रोज यूज कर रहे हो, डेली बेसिस पे जिस कैपिटल को आप यूज करते हो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो इसके अंदर आ जाता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के अंदर द फर्म हैज एडिक्वेट लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि भाई फर्म के पास इतना पैसा है रॉ फॉर्म में, कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज या आपकी डेली एक्टिविटीज होती है उसको क्या कर सके, वो फुलफिल कर सके। देन आ जाता है इन्वेंटरी, ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल टू बैलेंस कॉस्ट एंड सर्विसेज लेवल। अब इसके अंदर इन्वेंट्री के लेवल आ जाते हैं, जैसे आप इक्विटी वो बोलते हैं ना, इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हो ना, तो वो रीऑर्डर लेवल है। तो भाई
पास रॉ मटेरियल टू फिनिश स्टॉक्स है वो स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए कि ना तो वो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। देन आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल का कनेक्शन किसके साथ होता है? मैनेजिंग क्रेडिट पॉलिसी एंड कलेक्शन अकाउंट्स रिसीवेबल एफिशिएंटली। अब हर फर्म है वो सिर्फ कैश पे तो ऑपरेट नहीं करेगी, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो क्रेडिट पे ऑपरेट करती हैं। तो क्रेडिट पे ऑपरेट करने वाली फर्म्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक अपनी प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसीज बनाएं और उसके साथ साथ कलेक्शन अकाउंट्स की बात करें, रिसीवेबल्स किस टाइम पे मिलेगा, समझ रहे ना कि भाई रिसीव भी तो करना है, नहीं तो वो बैड डेबिट बन जाएगा। तो इसके लिए भी फर्म्स को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देन आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके तहत आपको सारे चीजों की समझ आती है। आप फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको अगर आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, यार ये तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। उसके बाद रेशियो है, हमारे पास बहुत सारी रेशियोज होती हैं जिसके थ्रू फर्म की परफॉर्मेंस है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज है, सॉल्वेंसी रेशियो है, अलग अलग तरीके की रेशियोज हैं। उन रेशियोज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। जाना जाता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम बजट बनाते हैं और फिर चीजों को अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने बजट बनाए थे और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं उसमें कितना गैप है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन है, उसके अंदर कितनी डेविएशन है, और फिर हम मिलकर उस डेविएशन को क्या करने की कोशिश करते हैं, फिर हम मिलकर उस डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू रिमूव द डेविएशन। हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि भैया उस डेविएशन को रिड्यूस किया जा सकता है, हाउ द डेविएशन कैन बी रिड्यूस। तो वो किसका हिस्सा बन जाता है, दैट बिकम द पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क एंड रिटर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर चीज में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर तरीके का रिस्क रहता है, तो आपको रिस्क को कंसीडर करते हुए देखना पड़ता है कि इस रिस्क से आपको रिटर्न कितने मिलने वाली है। मतलब आप ये देखो अलग अलग तरीके की अप्रोचेस होती है, जैसे कुछ फर्म्स होती हैं वो रिस्क अवर्सर होती हैं, कुछ रिस्क लेवर होती हैं और कुछ बैलेंस अप्रोच होती है कि जो अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये वही चीज है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क कौन से हैं, कौन कौन से सिस्टमैटिक रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, जिसका हमारे फर्म पे असर हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैनेज एक्सपोजर टू वेरियस रिस्क, जैसे करेंसी, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, रिस्क को हेज करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जाना जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप लोगों को पता ही है, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कवरेज अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। आप इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी ले लेते हो, प्लाट की पॉलिसी ले ली आपने, या आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया या कुछ भी, समझ रहे हो। इंश्योरेंस का मतलब है कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है उससे बचने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये जो इंश्योरेंस है वो लेना पड़ता है, राइट। तो इंश्योरेंस फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस का कनेक्शन क्या है, फंडिंग सोर्सेज। फाइनेंस कहां से आ रहा है, आइडेंटिफाइंग एवैल्यूएटिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आप लोन ले रहे हो, आप इक्विटी के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू ले रहे हो। कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेज करने का मतलब हुआ सिक्योरिंग फंड्स टू फाइनेंस ऑपरेशंस एंड ग्रोथ, जैसे वो आप देखा होगा वो लेने जाते हैं ना, जो शार्क टैंक वगैरह में जाते हैं, उस तरीके से फंडिंग पे फोकस करते हो। जाना जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, असेसिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बीच में ट्रेड ऑफ उठाने की कोशिश करते हो, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हो। इस तरीके का सोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो कि अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से ट्रेड ऑफ, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। वो ट्राई टू क्रिएट द बैलेंस, हम उस बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। उस ये हो गया आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन से आप मान के चलो कि आपको एक सवाल है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब आता है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिसकी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट एक्सटेंडर बाय सप्लायर अलाउइंग बिजनेस टू बाय गुड्स और सर्विस नाउ एंड पे लेटर। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आप उधारी पे सामान ले रहे हो, समझ रहे हो। क्रेडिट एक्सटेंडर बाय सप्लायर अलाउइंग बिजनेस टू बाय गुड्स और सर्विसेज नाउ एंड पे लेटर, कि भैया तुम सामान आज खरीद लो, मतलब उधार पे सामान बेचना। क्या कर रहे हैं, जो आपके सप्लायर है वो आपको उधार पे सामान दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेमेंट बाद में कर देना। तो ये भी आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होगा। इससे क्या होता है, कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल आपकी इंप्रूव हो जाती है, आपका इंटरेस्ट फ्री होता है, क्योंकि अगर आप उसको आपको बोल दे कि 3 महीने के अंदर पेमेंट करो, 3 महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 3 महीने के बाद करोगे तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 3 महीने के अंदर पे कर देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो ये इंटरेस्ट फ्री है। डिसएडवांटेज क्या है, पोटेंशियल लॉस ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स। लेकिन लॉस क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में पेमेंट करते हो तो उसका आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, इमीडिएट, जिसको आप प्री डिस्काउंट बोल देते हो, वो नहीं मिलेगा। और क्या स्ट्रेन सप्लायर रिलेशनशिप विद पेमेंट्स आर डिलेड। लेकिन नुकसान ये भी है कि अगर आप पेमेंट को डिले करते हो, अगर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिले होती हैं, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोगों का अपने सप्लायर्स के साथ क्या होगा, एक खराब रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। आपका सप्लायर्स के साथ क्या होगा, जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा, खराब रिलेशन बनेगा। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये तो आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अ फैसिलिटी दैट अलाउ बिजनेस विथड्रॉ मोर मनी देन इट इज अवेलेबल इन देयर अकाउंट अप टू सर्टेन लिमिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव द अमाउंट दैट इज अवेलेबल इन योर अकाउंट। मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, लेकिन फिर भी आपको बैंक बोलती है कि 1 लाख है तो फिर भी हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये भी एक क्रेडिट का ही तरीका होता है। अलाउ बिजनेस टू विथड्रॉ मोर मनी दैन इज अवेलेबल इन देयर अकाउंट। आपके अकाउंट में जितना पैसा अवेलेबल है उससे ज्यादा वो क्या कर दे रहे हैं, आप लोगों को यूज करने के लिए, आपको निकालने के लिए दे रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड क्विक एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू फंड, हेल्प्स मैनेज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इशू। तो इससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इजीली फंड्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। जो शॉर्ट टर्म की जो कैपिटल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन दिक्कत यही है, हाई इंटरेस्ट रेट्स होती हैं और फीस होती है, ओवर रिलायंस कैन लीड टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अगर मतलब समझ रहे हो ना, अगर आप पैसा ज्यादा ले रहे हो तो वो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, और इस पर नॉर्मली जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है। सुना, इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा वो नॉर्मली ज्यादा चार्ज किया जाता है। जाना जाता है शॉर्ट टर्म लोन। आप डायरेक्ट लोन ले लेते हो,
देखो डेफिनेशन, लोन विद रीपेमेंट पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर ऑफन यूज्ड टू टेम्परेरी फाइनेंसिंग नीड्स। आप 1 साल के लिए लोन ले लिया कि भैया ठीक है 1 साल के अंदर आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा कि बड़े आराम से आपको कैश मिल जाएगा और जो रीपेमेंट होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो वाले तो ईएमआई की तरह हो जाता है कि अगर आपने सपोज 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, आपने बोला कि मैं 1 लाख रुपए महीने में रिटर्न कर दूंगा, तो 10 लाख तक हर महीने 1-1 लाख रुपए आपके अकाउंट से अपने आप डिडक्ट होता जाएगा। हर साल आपको 10-10 लाख रुपए एक महीने से मतलब 1-1 लाख हर महीने से क्या होता जाएगा? डिडक्ट होता जाएगा। तो उससे आपको कोई सच मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक स्ट्रक्चर तरीका है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसके तहत आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो? बड़े आराम से डील कर सकते हो। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, हायर इंटरेस्ट रेट देन लॉन्ग टर्म लोन्स। जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो रेट का इंटरेस्ट का रेट होता है वो ज्यादातर क्या होता है? हायर होता है और शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड कैन स्ट्रेन कैश फ्लो। लेकिन पैसा आपको देखो, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, लेकिन जो पेमेंट का पीरियड है, जो पेमेंट का पीरियड है वो क्या है? वो हमेशा कम है। तो इस वजह से प्रेशर रहता है, पैसा ज्यादा जा रहा है, प्रेशर रह रहा है कि भैया अकाउंट से इतना सारा पैसा है वो हर महीने जा रहा है। तो आपकी जो कैश की पोजीशन है, जो आपकी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की पोजीशन है ना, वो भी आपकी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ओके, जाना जाता है सीपी, कमर्शियल पेपर है। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स। सीपी होते हैं हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं और जो कंपनी सीपी इशू करती है ना, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक किया जाता है और उनकी जो मतलब टोटल उनकी जो नेट वर्थ होनी चाहिए वो 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग में भी पढ़ा होगा आपने, 4 करोड़ से उनकी जो कैपिटल है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसकी वजह से इस पर लोग इन्वेस्ट कम करते हैं। इस वजह से क्रेडिट वर्दिनेस चेक की जाती है कि क्या फर्म है वो ये पैसा आपको रिटर्न करेगी नहीं या नहीं करेगी। तो सीपी होता है लो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक लोन, लेकिन ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड होने की वजह से लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, लोग क्यों लोन देंगे? लेकिन ये बोलते हैं कि हम आप लोगों का ये जो इंटरेस्ट है वो लो इंटरेस्ट होगा और इसमें कोई कोलैटरल वगैरह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ओनली अवेलेबल टू कंपनी विद हाई क्रेडिट रेटिंग। हर कंपनी है वो सीपी इशू नहीं कर सकती। नॉट एवरी कंपनी कैन इशू सीपी। सिर्फ वो कंपनीज जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, समझ आए, जिनकी क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? हाई होती है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत बढ़िया होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, सिर्फ वो इशू कर सकती है और सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही कर सकती है। तो छोटी कंपनीज नहीं कर सकती हैं। जो क्रेडिट जो रेटिंग का जो पैरामीटर है उस क्रेडिट रेटिंग के पैरामीटर को मीट नहीं कर रही है, वो कंपनी सीपी इशू नहीं कर सकती, वो कंपनी सीपी इशू नहीं कर सकती। उसके बाद है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग? सेलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट फॉर इमीडिएट कैश। ये ना ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी कंपनी से पैसा लेना है तो आप ना एक थर्ड कंपनी के साथ डील कर लेते हो, उसको बोल देते हो कि उससे पैसा तू ले लेना, तू वो पैसा मुझे दे दे थोड़े डिस्काउंट पे। समझ ना, इंटरमीडिएट ले लेते हो, इंटरमीडिएट उससे जाके पैसा लेगा। जैसे इंश्योरेंस के अकाउंट में होता है, सेम टू सेम वैसा ही है। तो आप अपने रिसीवेबल्स को बेच देते हो थर्ड पार्टी को कि भैया मैंने किसी को क्रेडिट पे 50,000 रुपए दिए, वो बोला कि मैं 3 महीने के बाद दूंगा। तुमने फैक्टरिंग कंपनी के साथ डील किया, तुमने उसे बोला कि ऐसा करो 50,000 की जगह तुम मुझे 45,000 दे दो, 5,000 तुम्हारा कमीशन हो जाएगा और तुम उससे पूरे का पूरा 50,000 रुपए रिकवर कर लेना हमारे भी यहाँ पे। तो ये किस तरीके से ट्रायंगल बन जाता है। तो लिखा हुआ ना, सेलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, जो आपका पैसा मिलने वाला है उसको आपने सेल कर दिया थर्ड पार्टी को एट अ डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट। 50,000 लेना था, आपने बोला 50,000 छोड़, तो मेरे को 45,000 दे दे, मुझे आज पैसा चाहिए, उसको बोला जाता है फैक्टरिंग। इसमें हो जाता है कि आपकी जो कैश फ्लो है वो इंप्रूव हो जाता है, इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन कैश फ्लो एंड आउटसोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड कलेक्शन। और वो जो क्रेडिट होता है उसका जो फोर्स होता है, मतलब क्रेडिट का जो सारा लेन देन है ना वो बाहर चला जाता है। मतलब आपको उसके बारे में सोचने की, आपको उसके बारे में समझने की, आपको उसके बारे में दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप क्या करते हो? डायरेक्टली बोल देते कि भैया तू ये काम मेरे लिए कर देना, हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, अगर तुम्हें कमीशन चाहिए तो हम तुम्हें कमीशन भी दे देंगे, अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट भी दे देंगे, अगर तुम्हें कमीशन चाहिए तो हम कमीशन भी दे देंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है? नॉर्मली जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, है ना, कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, हाई कॉस्ट कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल और पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। मतलब आप नहीं ना जा रहे हो खुद कस्टमर के पास, आप किसी थर्ड पार्टी को एक फैक्टर को भेज रहे हो, तो उस वजह से आपका कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आपको लगता है यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो आप लोगों को पता ही है, यूजिंग बिजनेस कार्ड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस है, एक पर्टिकुलर 1 महीने की जैसे लिमिट होती है, तो उतना आप अपनी तरफ से मतलब आपके अकाउंट में नहीं दिया तो भी आप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड तो सबको पता है किस तरीके से यूज होता है, बड़े आराम से कन्वीनियंट एक्सेप्टेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रेट इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है और अकमुलेट सिग्निफिकेंट डेट होता है। कई बार अगर आप अपना रिटर्न नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट तो लगता है, पेनल्टी लगती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का तो फंड आप लोगों को पता ही होगा। जाना जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड सच एज वेजेस एंड यूटिलिटीज। नो इमीडिएट कैश फ्लो मस्ट बी पेड इवेंचुअली अफेक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो। एक्रूड का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंसेस इनकम तो हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं किए गए, जैसे वेजेस एंड यूटिलिटीज, सैलरी में। अब लोगों ने 1 महीने की सर्विसेज तो आपको दे दी है ना, तो वो एक्सपेंसेस तो इनकम हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट आप 1 महीने के बाद करने वाले हो, तो वो भी आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसके अंदर दिक्कत ये है कि आपको ये पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। मस्ट बी पेड इवेंचुअली अफेक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो, कि भैया आज नहीं तो कल आप लोगों को पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से अफेक्ट फ्यूचर कैश फ्लो। जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उसको तो वो क्या करता है? अफेक्ट करेगा ही करेगा। इट विल अफेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो। क्लियर है? तो ये आपके सारे सोर्सेज हैं जिसके तहत आप शॉर्ट टर्म का जो कैश फ्लो है उस पर फोकस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की यहां पर क्या की जाती है? बात की जाती है। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की क्या की जाती है? बात की जाती है। अब ये तो हुआ शॉर्ट टर्म, लेकिन फर्म्स के पास बहुत सारे ऐसे भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके तहत में लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किसकी बात की जा रही है? अभी शॉर्ट टर्म ने पढ़ लिया, अब आएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर सबसे बेसिक है इक्विटी फाइनेंस। और ये तो आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या हुआ? रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स और स्टॉक टू इन्वेस्टर्स। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने कैपिटल को इशू कर रहे हो, किसको? इन्वेस्टर्स को, वो आपके शेयर्स को खरीद रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू क्या कर रहे हो? पैसा लेके आ रहे हो। एडवांटेज क्या है? इसमें कोई रीपेमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका जो जैसे आप शेयर्स को बेचोगे तो आपका जो क्या बोलते हैं कंट्रोल ओनरशिप है उनके पास चले जाती है, वोटिंग पावर उनके पास चले जाती है, तो आपका जो कंट्रोल है
वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। कंट्रोल क्या हो जाता है बेटा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि गिव अप करना पड़ता है आपको। अगर आपने 50% शेयर्स बेच दिए तो अब 50% का कंट्रोल आपके पास नहीं रहा, उन लोगों के पास चला गया जिन लोगों के पास वो 50% शेयर्स गए। ठीक है, जिन लोगों के पास वो 50% शेयर्स गए हैं उन लोगों के पास वो कंट्रोल है वो आपका चला जाता है। ओके, जाना जाता है एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर। वैसे तो इक्विटी पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, इट इज नॉट कंपलसरी टू पे इक्विटी शेयर, सॉरी डिविडेंड ऑन द इक्विटी। डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको इक्विटी सॉरी डिविडेंड देने की जरूरत होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई बार वो डिमांड कर लेते हैं। वैसे उनका रेजिडुअल क्लेम होता है, लास्ट वाला क्लेम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद, लेकिन कई बार कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, वो मुंह उठा के आ जाते हैं कि भैया हमें तो डिविडेंड चाहिए। ये भी दो चीजें सबसे इसकी बड़ी है कि तो आपकी जो ओनरशिप है, जो आपका वोटिंग पावर है वो चले जाती है उनको उनके पास, और दूसरा जो आपका डिविडेंड होता है वो भी शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल। उसके बाद आप लोगों के आते हैं लॉन्ग टर्म लोन। वो तो शॉर्ट टर्म लोन है, एक साल के अंदर आपको रिटर्न करना होता है। अभी इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सेम ही होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस आपको डिफरेंस पता ही है। जाना जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं? लोन्स विद रीपेमेंट पीरियड लॉन्गर देन 1 पीरियड, टिपिकली यूज्ड फॉर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बड़ा लोन लेते हो, जैसे सपोज करो 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का। जब आप एक बड़ा लोन लेते हो जिसकी रीपेमेंट करनी होती है, वो क्या करनी होती है, वो आपको एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए, आपको बोला 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, उसके लिए आपने 5 साल का जो टाइम पीरियड ले लिया, तो वो होता है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर रीपेमेंट टर्म्स होती है और लोअर इंटरेस्ट रेट होता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो समझ आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, जो शॉर्ट जितना शॉर्ट होगा उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जितना लॉन्ग होगा उतना इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको काफी ज्यादा देना पड़ जाता है। मतलब कहीं पर तो एक साल के अंदर आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों खत्म हो जाते हैं, और कहां पर आप लोगों को लंबे समय तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, प्रिंसिपल भी देना पड़ रहा है और इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। सो कोलैटरल में भी रिक्वायर्ड। तो इस केस में क्या हो जाता है, कई बार कोलैटरल की भी जरूरत होती है। कोलैटरल समझ रहे हो ना, कुछ चीजें भी आपको क्या करनी पड़ जाती है, प्लेज करनी पड़ जाती है। सो कोलैटरल में भी रिक्वायर्ड, तो आपको कोलैटरल भी कई बार देना पड़ जाता है। जाना जाता है बॉन्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड्स? डिवेंचर debt securities issued by companies to raise long term funds promising to pay periodic interest and repay principal at maturity। तो डेट होता है वो ज्यादातर जो आपकी सॉरी बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, डेट सिक्योरिटीज है, मतलब सिक्योरिटीज है, लोन की सिक्योरिटीज जैसे डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स promising to pay periodic interest and repay principal at maturity। जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हम आपको डेट इशू कर रहे हैं, आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको टाइम पे टाइम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न करेंगे, और जो आप लोगों का रीपेमेंट हर महीने आप लोगों को या हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी आपको की जाएगी। तो ये एक तरीके से लोन ही तरीका लोन है। सो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट है, आपको क्या करनी पड़ती है, फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, टैक्स बेनिफिट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन क्योंकि डिवेंचर है, डेट पे आपके पास हमेशा, मतलब अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हो, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो डेट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसके तहत आपको हमेशा क्या होता है, टैक्स शील्ड हो जाती है। टैक्स पे टैक्स का एडवांटेज है वो आपको किसमें मिल जाता है, डेट के अंदर मिल जाता है। यू गॉट द एडवांटेज ऑफ डेट, आपको डिवेंचर डेट का डेट पे टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है। सो बट वही ऑब्लिगेशन है कि भैया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करना पड़ेगा। इंटैक्ट और क्रेडिट रेटिंग इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। अगर आप अपने डेट को, अपने बॉन्ड्स को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इसका आपके कंपनी की जो गुडविल है, जो कंपनी की समझ रहे हो ना, लोगों को लगेगा यार ये तो पैसा वापस ही नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या कंपनी की जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इंटैक्ट हो जाता है। वो लगता है कि नहीं यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्रॉड कंपनी है, ये तो ऐसे करती है, ये वैसे करती है, तो काफी सारी चीजें हैं वो लोगों के दिमाग में आने शुरू हो जाती है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इसका एक हिस्सा है। उसके बाद वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, टिपिकली यूज्ड बाय स्टार्टअप एंड ग्रोइंग कंपनी। स्टार्टिंग में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, ये आप क्या करते हो, जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हो तो आप इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हो और उनको बोलते हो कि आप हमें पैसा दे दो, हम आपको अपनी इक्विटी में इतना हिस्सा देंगे। वो बोलते हैं ना, शार्क टैंक में आते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए पे आपको 2% इक्विटी दी जाएगी, 4% इक्विटी, इस तरीके से। सो फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी टिपिकली यूज्ड बाय स्टार्टअप एंड ग्रोइंग कंपनीज। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, मतलब उनके पास पैसे की कमी होती है लेकिन वो ग्रो कर सकते हैं, उनके पास पोटेंशियल होता है, उनके पास स्किल्स होते हैं, तो वो कहां पर चले जाते हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चले जाते हैं। वो उनको बोलते हैं जाके कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, तो आप हमें पैसा दे दो, उसके बदले में हम आपको इक्विटी दे देंगे। तो इसमें आप लोगों को बड़ा पैसा मिल जाता है, लार्ज अमाउंट मिल जाता है, और उसके साथ साथ वो आपको फिर गाइडेंस भी करते हैं। ठीक है, अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली भी पता होंगी। ठीक है, यू मे नो ऑल दीस थिंग्स इन प्रैक्टिकल। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस का। और देखो ऑब्वियसली बात, आपने अपने इक्विटी का हिस्सा दिया, आपने बोला 4% इक्विटी दे दे, तो 4% इक्विटी का, तो 4% इक्विटी तो आपकी गई, आपका जो कंट्रोल था वो तो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है ना, वो भाई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हमने इतना पैसा लगाया है, हमें 4 साल के बाद इतनी रिटर्न चाहिए। ये जो सी फंडिंग वगैरह होती है ना, तो ये सारी इसी के थ्रू होती है। देन आ सकता है आपका लॉन्ग टर्म के अंदर रिटेन्ड अर्निंग, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। जो भी आपके बिजनेस से अर्निंग की, उसमें से आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो भी आपके पास पैसा बचा, टैक्स पे करने के बाद जो भी आपके पास पैसा बचा, उस पैसे को आप या तो डिविडेंड के फॉर्म में बांट देते हो या फिर अपने पैसे को अपनी बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट कर देते हो, रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो इस वजह से ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड नहीं बांट रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग की तरह आपने उसको क्या कर लिया है, अपने पास रख लिया। फायदा क्या है, इसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ओनरशिप का डिल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा ही पैसा, तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू प्रॉफिटेबल बिजनेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। लेकिन नुकसान क्या है कि जो गुडविल है वो आपकी नहीं आएगी। बताया था ना कि
डिस्ट्रीब्यूट करने में और नॉन डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे बड़ा गैप क्या है? सबसे बड़ा गैप यही है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो ना, तो ये पैसा तो रीइन्वेस्ट कर लोगे, उस पैसे को तो बड़े आराम से रीइन्वेस्ट कर लोगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि फिर वो पैसा रीइन्वेस्ट होगा, लेकिन उससे कोई गुडविल नहीं आ रही, उससे कोई आपको गुडविल नहीं आ रही है। ये इसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो इसका सबसे बड़ा क्या है? एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इस चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज ओके। उसके बाद आता है लीज। लीज का मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग एसेट थ्रू लीज एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग देम आउटराइट। आप किसी एसेट को लीज पे ले लेते हो, पट्टे पे ले लेते हो, जिसके लिए आप उसको रेंट पे करते हो, लेकिन वो एसेट को ओन नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप उस एसेट को ओन नहीं कर रहे हो, आप उस एसेट के ओनर नहीं हो, आपने उस एसेट को क्या कर दिया? लीज पे ले लिया। अब इसमें आप लोगों का कैश फ्लो मतलब समझ लो ना, 1 करोड़ का एसेट है, तो 1 करोड़ आप इकट्ठा नहीं दे पा रहे हो, तो आप बोलते हो कि भैया 1 करोड़ का एसेट है, ये हमें दे दे, इसका लीज रेंट है, मैं आपको हर महीने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए क्या देता रहूंगा? लीज रेंट देता रहूंगा। तो आप लीज के एसेट को ले लेते हो, तो आपका कैश फ्लो है वो प्रिजर्व हो जाता है, मतलब आपका कैश फ्लो बच जाता है और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजियर अपग्रेड्स। तो मतलब समझ रहे हो ना, हर महीने 1-1 लाख रुपए में आपको 1 करोड़ का एसेट मिलेगा। क्या हो गया? आपको 1 करोड़ का एसेट मिल गया, जो कि आप शायद परचेस नहीं कर सकते थे। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप इस तरीके को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लॉन्ग टर्म कॉस्ट में भी हायर। अगर आप कई बार ऐसा होता है ना, फाइनेंशियल लीज होती है, एसेट जितने का ईएमआई की तरह उतना टोटल खर्चा निकल जाता है आपका। देन नो ओनरशिप ऑफ एसेट्स, और एसेट की कोई ओनरशिप नहीं है कहीं भी। जैसे आप देखते हो ना, कहीं पे घूमने जाने के लिए तो गाड़ी रेंट पे ले लेते हो, तो एक तरीके से लीज पे लेना ही होता है। तो गाड़ी के ओनर नहीं हो आप, लेकिन गाड़ी आप यूज कर सकते हो जैसे भी चाहो। आप जिस तरीके से भी चाहो आप उस तरीके से क्या कर पा रहे हो? गाड़ी को यूज कर पा रहे हो। तो ये क्या है? इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपके पास ओनरशिप नहीं आती, आपके पास ओनरशिप नहीं आती। देन आ जाता है मॉर्गेज लोन। अब मॉर्गेज लोन क्या होते हैं? लोन सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टिपिकली यूज्ड फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी। लोन सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टिपिकली, तो आप क्या करते हो? लोन के लिए तो कुछ सिक्योरिटी को क्या कर देते हो? प्लेज कर देते हो, सिक्योरिटीज को क्या कर देते हो? गिरवी रख देते हो। सो इसके लिए जो आप लोगों के, क्योंकि आपने कोलैटरल रखा है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होता है वो आपसे कम लिया जाता है, और नॉन पेमेंट की जो टर्म्स होती है वो आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा भाई, मतलब जैसे बैंक होते हैं तो उसके अंदर स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन अगर आपने मॉर्गेज लोन लिया है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता, आप खुद से भी अपनी जो कंडीशंस है वो डिसाइड कर लेते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आप गलती कर देते हो, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, और ऑब्लिगेटरी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट, ठीक है? तो आप जैसे गिरवी रख देते हो ना, तो ये वो सिस्टम है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो लोन ले लिया, फिर जब तक आप, अगर आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिया तो जितना दिया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, ठीक है जी? फिर वो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। ये अपने आप में क्या है? इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है? ये इसका क्या है? एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हो। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर्स। डिवेंचर्स तो आप लोगों को पता ही है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स बैक्ड बाय जनरल क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ इशूअर। अनसिक्योर्ड होते हैं बॉन्ड्स, होते हैं मतलब बैक्ड बाय द जनरल क्रेडिट वर्थिनेस, मतलब जैसे सीपी होता है ना, उसके अंदर क्रेडिट वर्थिनेस की बात की जाती है, तो वही इस तरीके से होते हैं। जिस अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, डिवेंचर्स है, तो कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है, उसी तरीके से फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट आपको करनी पड़ती है। जैसे आप लिख मतलब समझ रहे हो ना, डिवेंचर्स होते हैं जैसे इक्विटी होते हैं, उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कोई कोलैटरल नहीं होता है, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होती है। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द नीड टू रीपेमेंट। अब कई बार सरकार के द्वारा सब्सिडीज भी दी जाती हैं, सरकार के द्वारा ग्रांट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है? आपकी कोई रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है। कैन सिग्निफिकेंटली सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन। डिसएडवांटेज है कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन प्रोसेस, स्पेसिफिक यूज रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आप ग्रांट ले सकते हो तो भैया कोई और भी ले सकता है, तो वहां पर ग्रांट्स लेने के लिए आपका आपस में कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है? ग्रांट्स लेने के लिए आपका क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलेगा, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उसके बाद हमारे पास में कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स थे। इंडियन बॉन्ड से कई बार आपको सवाल पूछा है, पीवाईक्यू की अगर आपने सवाल लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया है तो जरूर से लगा लीजिए। उसी के अंदर आता है इंडियन बॉन्ड्स। कुछ इंडियन बॉन्ड्स के टाइप्स हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बहुत सबसे सिंपल है, जिसको बोलते हैं जीएसईसीएस। जीएसईसीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किए जाते हैं, सरकार खुद नहीं इशू की जाती, करती है, किसके द्वारा किए जाते हैं? ये आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। ये इस पे 0% रिस्क होता है, ठीक है? ये रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि आप ये मानते हो या दिमाग में रखते हो कि अगर सरकार ने आपसे पैसा लिया है तो ऑब्वियसली बात है कि सरकार आपका पैसा रिटर्न करेगी। अगर सरकार ने आपसे पैसा लिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार आपके पैसे को किसी भी तरीके से क्या करेगी? रिटर्न करेगी ही करेगी। सरकार आपके पैसे को रिटर्न करेगी ही करेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो रिस्क फ्री होते हैं, एज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके अंदर गवर्नमेंट का जो रोल है वो सबसे बड़ा है। दूसरा फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब इस पे दो तरीके के इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, या तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज इशू किया तो वो डिसाइड कर देगी, वो बता देगी कि इस पे इतना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, इस पे क्या किया जाएगा? इतना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसी टाइम पे डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब सरकार को लगता है कि नहीं भाई हम मार्केट रेट पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या करेंगे? उसके अंदर ये फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जो रिस्क फैक्टर होता है वो यूज किया जाता है। देन आ जाता है स्टेट लेवल लोन्स, जिसको एसडीएस बोला जाता है। बॉन्ड्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सिमिलर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी सेम वही है, ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, कम होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्निंग से कम होती है, इस वजह से ये ज्यादा रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। देन अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो आपके प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने हो गया या टाटा मोटर के द्वारा हो गया। हाई यील्ड कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी ज्यादा होती है। लेकिन वेरी क्रेडिट रेटिंग बेस्ड ऑन इश्यूज क्रेडिट वर्दीनेस, सीपी वगैरह जैसे कमर्शियल पेपर वगैरह होते हैं ना, तो इसी तरीके से यहां पर भी कंपनीज को ये इशू करने के लिए अपनी क्रेडिट वर्दीनेस पे क्या करना होता है, काम करना होता है। कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है वो भरोसेलायक होनी चाहिए। कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट बैंक एंटिटीज विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो इस पे आप लोगों को कोई ऐसे समझ लो ना, इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज विद इंटरेस्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, तो इस पे कोई टैक्स नहीं होता, समझ लो ना, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, तो ये इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे लेकिन इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सो लो यील्ड ड्यू टू टैक्स फ्री स्टेटस, तो ऑब्वियसली बात अगर टैक्स नहीं ले रहे हैं वो आपसे, तो आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं देंगे, रिटर्न भी आपकी लिमिटेड होगी। और लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, 10-10, 20-20 साल के लिए ये इशू किए जाते हैं, ठीक है, दे आर इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देना जाता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स है अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। सो बॉन्ड्स इशू बाय पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज्ड टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इन म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स का जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं इसको क्या किया जाता है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है मसाला बॉन्ड। अब ये पेपर में पूछा गया था आपके पास, मसाला बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशूड बाय आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटी। देखो पहली बात तो ये रुपीज में होते हैं और इशू किए जाते हैं इंडियन कंपनी के द्वारा, लेकिन आउटसाइड इंडिया। मतलब सपोज करो यूएस के अंदर कोई भारतीय कंपनी भारतीय डिनोमिनेशन में कोई बॉन्ड इशू कर रही है, तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, मसाला बॉन्ड बोला जाएगा। सो जैसे बॉन्ड इशू बाय एचडीएफसी, एनटीपीसी एंड अदर इंडियन कॉर्पोरेट्स, तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो आउटसाइड इंडिया इशू कर रहे हैं, लेकिन जो डिनोमिनेशन होती है, मतलब उनकी जो करेंसी होती है वो इंडियन होती है। रेज फंड्स इन फॉरेन मार्केट बाय बेयरिंग करेंसी रिस्क बाय द इशूअर और अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो इसका फायदा ही होता है, तो याद रखना है ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं, दीस बॉन्ड्स आर इशूड बाय इंडियन कंपनी बट आउटसाइड द इंडिया इन इंडियन डिनोमिनेशन। तीन ही फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने, क्या क्या, भारत के बाहर भारत की कंपनी के द्वारा भारतीय रुपीज में, भारत के रुपीज में क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। देना जाता है ग्रीन बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड? बॉन्ड इशूड फॉर फंड प्रोजेक्ट दैट हैज पॉजिटिव एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, मतलब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। बॉन्ड इशूड बाय इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी आईईआरईडीए, यस ठीक है, मतलब ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, जहां पर पैसा कहां पर लगना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगेगा। जो पैसा कहां पर लगेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे लगेगा। तो इसका पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे होता है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे होता है और अट्रैक्ट सोशली रिस्पांसिबल इन्वेस्टर्स। तो इसमें वो इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं बेटा सोसाइटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है, हमें सोसाइटी पे फोकस करना है ना, हमें सोसाइटी की सेवा करनी है, सोसाइटी के लिए हमें क्या करना है, काम करना है। तो ये वो वाले होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आप लोगों के बॉन्ड्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे ना एक टॉपिक है वो आगे चला गया है, एक सेकंड, अच्छा तो पहले मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, लेवरेज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, लेवरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज? अभी हम थोड़ी देर पहले इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, लेवरेज। सो लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब होता है दो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट। मतलब लीवर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा एक साइड पे वो zigzag होता है, एक साइड पे प्रेशर देते हैं तो दूसरी साइड ऊपर चली जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको लिवरेज बोला जाता है। तो यही किया जाता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को या फिर जो इन्वेस्टर्स होती हैं उनके रिटर्न को बढ़ाने के लिए फर्म है वो कुछ ना कुछ करती है, या तो डेट का इस्तेमाल करती है या फिर फिक्स डेट का मतलब फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करती है, जिसपे आप लोगों को हर साल या हर महीने या जो भी क्वार्टरली बाय क्वार्टरली पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में देना पड़ता है, या फिर आप फिक्स एसेट्स ले लेते हो। सो द यूज ऑफ बोरोड कैपिटल टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एसेट्स विद एक्सपेक्टेशन दैट इनकम और कैपिटल गेन फ्रॉम द न्यू एसेट्स विल एक्सीड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो लिवरेज का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपने डेट लिया या फिर उस डेट लेने से आपने कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, ये सोच के कि इस डेट के साथ या इस फिक्स्ड एसेट्स के साथ जो हमें इनकम आएगी या जो भी हमें कैपिटल गेन आएगा वो इसकी कॉस्ट से ज्यादा होगा। सो इट एम्प्लीफाइज द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये उम्मीद से कि आपकी जो रिटर्न है या आपकी जो आरओआई है या आरओई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये कि किसके अंदर डिस्कस करते हैं हम, लेवरेज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके की लेवरेज होती है, तीन तरीके की लीवरेज हमारे पास होती है। सबसे पहले हमारे पास एक सेकंड, सबसे पहले हमारे पास आती है ऑपरेटिंग लीवरेज। नाम से पता चलता है ऑपरेटिंग, द डिग्री टू व्हिच अ फर्म प्रोजेक्ट कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग इनकम, व प्रोजेक्ट कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट इन द बिजनेस ऑपरेशंस, तो इन्वॉल्व फिक्स्ड कॉस्ट इन द बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट को, जैसे फिक्स्ड एसेट है वो यूज कर लेते हो। हाई फिक्स्ड कॉस्ट लीड टू हायर ऑपरेटिंग लीवरेज। जितनी ज्यादा मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज होगी, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होती है। मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब आप ये देखते हो कि जो आपका सेल्स बढ़ा है उससे आप लोगों के
ईबीआईटी पे मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स पे कितना असर हुआ है। आपने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट खरीदने से आपकी सेल्स इंक्रीज हुई और फिर आपने देखा कि सेल्स इंक्रीज होने से आपके रेवेन्यू पे कितना असर पड़ा, सेल्स में ज्यादा असर हुआ या रेवेन्यू में ज्यादा असर हुआ। इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को हम ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ आया। ऑपरेटिंग के बाद आता है हमारे पास फाइनेंसिंग लीवरेज। फाइनेंसिंग का मतलब होता है डेट। यूज ऑफ डेट टू एक्वायर एडिशनल एसेट्स, इन्वॉल्व इंटरेस्ट पेमेंट रिपेमेंट व्हिच आर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। तो आपको इंटरेस्ट, अगर आपने कुछ डेट लिया है तो डेट पे आपको रीपेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, हाई डेट लेवल लीड टू हाई फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का कनेक्शन फिक्स्ड कॉस्ट के साथ होता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज होगी, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आपने डेट लिया है तो वो फाइनेंशियल लीवरेज के साथ कनेक्शन है। हाई फाइनेंशियल लीवरेज है तो हाई डेट होगा। मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम ऑन ईपीएस। अब वहां पर हम सेल्स का ईबीआईटी के साथ कनेक्शन देख रहे थे, यहां पर हम ईबीआईटी का ईपीएस के साथ कनेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर किसका कनेक्शन देख रहे हैं, वहां पर सेल्स का ऑपरेटिंग इनकम के साथ या ईबीआईटी के साथ कनेक्शन देखा जा रहा था, और यहां पर उसी ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कनेक्शन देखा जा रहा है किस पे, अर्निंग पर शेयर पे, या जिसको आप नेट इनकम भी बोल देते हो। तीसरे नंबर पे इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। कि जो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज थी जहां पर आप असर खरीद रहे थे, और फाइनेंसिंग लीवरेज जहां पर आप डेट का इस्तेमाल कर रहे थे, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मतलब नेट इनकम का सेल्स के साथ। अब यहां पर ईबीआईटी डिडक्ट हो जाएगा तो अब सेल्स का नेट इनकम पे या ईपीएस पे क्या कनेक्शन होगा वो देखा जाता है। सो हाई कंबाइंड लीवरेज इंडिकेट हाई रिस्क एंड पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। अगर आपके पास वो लीवरेज निकल के आती है वो हाई लीवरेज है, मतलब ऑपरेट जो कंबाइंड लीवरेज है जिसको सुपर लीवरेज भी बोल देते हो, कंपोजिट लीवरेज भी बोल देते हो, अगर ये ज्यादा निकल के आती है ठीक है जी, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर रिस्क है वो तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन सिंपल सा रूल है, जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न के भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर रिटर्न के भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे डिग्री देखते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला देखते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सेंसिटिविटी टू ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन सेल्स, कि जैसे मैंने सेल्स में जितना चेंज किया तो उससे मेरी ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज होगा। मतलब मैंने एसेट खरीदा, उस एसेट से प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने से मैंने सेल्स को बढ़ाया तो सेल्स के बढ़ने से मेरे ईबीआईटी पे, मेरी अर्निंग पे कितना असर हुआ। और अगर मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करता हूं तो यहां पर ये जो ईबीआईटी था, ये ईबीआईटी ऊपर था, यहां पर ईबीआईटी नीचे आ जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो, ईबीआईटी का ईपीएस पे क्या असर हो रहा है। सो मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस टू चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, कि अब जो ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी थी, सेल्स से ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी, अब उस ऑपरेटिंग इनकम से क्या बढ़ रहा है, उस ऑपरेटिंग इनकम से ईपीएस पे कितना असर हो रहा है, वो चीज है वो यहां पर आप चेक करोगे। तीसरे नंबर पे हम क्या डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। जब मैं बात करता हूं कंबाइंड लीवरेज की, तो कंबाइंड लीवरेज में क्या होता है कि हम सेल्स ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और सीधा देखा जाएगा कि सेल्स का डायरेक्ट ईपीएस पे कितना असर हो रहा है। डायरेक्ट क्या चेक किया जाएगा कि जो सेल्स है उस सेल्स का आपके ईबीआईटी पे कितना असर हो रहा है, उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस टू चेंज इन सेल्स कंबाइनिंग बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहां पर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज के ओवरऑल इफेक्ट को देखते हैं कि अगर हम कंबाइंड लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो सेल्स होती है, क्योंकि देखो जब आप फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को आपस में गुणा करोगे तो ईबीआईटी और ईबीआईटी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ईबीआईटी और ईबीआईटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने की वजह से बाद में हमारे पास क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। की सेल्स में चेंज करने से हमारे ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे कितना असर होने वाला है। ठीक है, सो इसके अंदर हमने टोटल 5 टॉपिक है वो फाइनेंस के कर लिए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। सो आज कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, इसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उन सभी थ्योरीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर, मतलब आपके फर्म के पास जो टोटल कैपिटल है, आपके फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें डेट और इक्विटी का कितना मिक्सचर है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट अ फर्म यूजेस टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। जो एक फर्म अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए यूज करती है उसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। मतलब आप अलग अलग तरीके के कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हो, वो डेट भी हो सकता है, वो इक्विटी भी हो सकती है, कई बार वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, मिक्सचर, या फिर आप जो आपकी टोटल कैपिटल का हिस्सा होती है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर। किसकी बात हो रही है, आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कंपोजिशन है। इट टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन, मिक्सचर ऑफ डेट, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, एंड इक्विटी। इक्विटी है वो आपकी कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक दोनों हो सकता है। मे इंक्लूड हाइब्रिड सिक्योरिटी सच एज कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और प्रेफर्ड शेयर्स। तो इसके अंदर आपके कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी हो सकती है, मतलब कन्वर्टिबल, जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है रिस्क एंड रिटर्न। डेट है तो उसके साथ आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है, मतलब अगर आपने लोन लिया है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों का जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो इक्विटी होती है उसमें आपका ओनरशिप चला जाता है, मतलब जिसने आपके इक्विटी शेयर्स खरीद लिए तो वो आपके ओनर बन गए हैं, और उनका जो रेजिडुअल क्लेम होता है, मतलब लास्ट क्लेम होता है आपके प्रॉफिट्स पे, लीडिंग टू हाई रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर जो रिटर्न होती है वो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न मिले। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा मिलनी चाहिए, वी नीड मोर रिटर्न, ज्यादा रिटर्न पे फोकस करते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी दोनों की डेट और इक्विटी की कैपिटल को कंबाइन करके निकलती है। डेट और इक्विटी की कैपिटल को अगर आप जोड़ देते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। और
आपका मेन एम होता है कि आप अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करो, रिड्यूस करो और जो आपकी फर्म की वैल्यू है उसको इंक्रीज करो। मैंने क्या बोला, आप अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करो और जो फर्म की वैल्यू है उसको क्या करो, इंक्रीज करो। सो मिनिमाइज बैक मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको बढ़ाना, कम करना है और जो हमारी फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है। देन आता है लेवरेज। लेवरेज से आप डेट ही रिलेट करते हो। डिग्री ऑफ लेवरेज इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज्यादा डेट होगा हम उतना बोलेंगे कि फर्म उतनी ज्यादा लिवरेज फर्म है, फर्म उतनी ज्यादा लिवरेज फर्म है। सो हाई लिवरेज कैन एम्प्लीफाई बोथ रिटर्न्स एंड रिस्क। और जितनी लिवरेज ज्यादा होगी उससे उतना ही रिटर्न और रिस्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब द एबिलिटी टू एडजस्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर इन रिस्पांस टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स। जिस भी तरीके की फाइनेंशियल नीड्स होती है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उस तरीके की सिचुएशन को सामने रखते हुए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और एक बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको रिटर्न के साथ साथ जो रिस्क को एडजस्ट करना है वो भी समझा देता है। कंट्रोल। जब आप इक्विटी की बात करते हो तो आपका कंट्रोल है वो चला जाता है और डेट का आपके ओनरशिप पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन डेट से आप लोगों की फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बन जाती है। अगर आपने लोन लिया है तो उस पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उस लोन पे आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। देन आ जाता है टैक्स इंप्लीकेशंस। अब जो इंटरेस्ट है वो टैक्स पे डिडक्टेबल होता है, मतलब आप टैक्स का एडवांटेज ले लेते हो जब डेट यूज करते हो। और डिविडेंड है वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब जिसको डिविडेंड दिया जाएगा उसको डिविडेंड की पेमेंट, उसको डिविडेंड पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब आप बहुत सारा डेट ले लेते हो, हाई लेवल ऑफ डेट है, मतलब आपका जो डेट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब आपके सामने एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ गई है, बैंकरप्सी की सिचुएशन आ गई है। सो इक्विटी प्रोवाइड अ क्वेश्चन अगेंस्ट फाइनेंशियल डाउनटर्न्स। इक्विटी होगा तो आप उसको एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपने बहुत सारा डेट ले लिया है और अब आपसे वो डेट है वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो उससे आप लोगों को पे क्या हो सकता है, उससे आप लोगों का लॉस हो सकता है। अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इट, तो सबसे पहले हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को देखते हैं। सो डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस, एक्सपेंशन और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, क्या हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम पैसा ऑपरेशंस में डालना चाहते हैं या हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी करंट और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा कि इस एसेस फाइनेंशियल नीड्स के हमें अपनी करंट और फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है उन दोनों की नॉलेज हो जाती है कि हमारी करंट की नीड्स कैसी हैं और फ्यूचर की नीड्स कैसी हैं, हमें दोनों के बारे में पता चल जाता है। सो वी कैन एनालाइज करंट एंड फ्यूचर कैपिटल नीड्स। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली हम दो तरीके के सोर्सेज पे रिलाई करते हैं, डेट और इक्विटी पे, जिसके अंदर आपकी इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे रिटेन्ड अर्निंग, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कि रिटेन्ड अर्निंग है वो आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, जहां पर आप अपने पैसे को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, लेकिन आप उसको अपना बिजनेस के अंदर ही रीइन्वेस्ट कर देते हो। क्या कर देते हो, बिजनेस के अंदर ही रीइन्वेस्ट कर देते हो। और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आप लोन, बॉन्ड्स, स्टॉक इश्यूएंस की बात करते हो। देन आ जाता है उसके बाद देखते हो कि हमें कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब देखो, डेट की कॉस्ट क्या होती है, डेट की कॉस्ट होती है जब आप डेट लेते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। और इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, जो आप स्टार्टिंग में इशू, कॉस्ट ऑफ इशू न्यू शेयर्स इशू करते हुए भी आप लोगों को एक कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम दे देते हैं। तो दोनों में देखा जाता है कि कौन सी कॉस्ट है वो ज्यादा है, या हमें कॉस्ट है वो डेट है वो इजी रहेगा, या फिर हमें इक्विटी है वो बेस्ट रहेगा। सो कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड फ्रॉम डेट अगेंस्ट द पोटेंशियल डाइल्यूशन फ्रॉम इक्विटी। तो हम दोनों को मतलब डेट और इक्विटी को कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें डेट की तरफ जाना चाहिए या हमें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि हमें डेट की तरफ जाना चाहिए या हमें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। देन आ जाता है डिटरमाइन ऑप्टिमल मिक्स। उसके बाद फिर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज करोगे, उसके लिए आप WACC का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या EBIT EPS एनालिसिस भी कर लेते हो टू फाइंड द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इससे आप लोग एक बेस्ट ऑप्टिमल बैलेंस ढूंढ लेते हो, किसके बीच में, डेट और इक्विटी के बीच में। किसके बीच में, डेट और इक्विटी के बीच में आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसका मेन एम होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, तो दो ही काम होते हैं। उसके बाद हम अपने रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, कौन कौन से रिस्क है, इंपैक्ट ऑफ लेवरेज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अ फर्म्स एबिलिटी टू सर्व डेट अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियो। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना फाइनेंशियल प्लान है उसको क्या करोगे, बना लोगे, एक डिटेल्ड प्लान बनाओगे डेट और इसका इक्विटी का, और उसके बाद उसको क्या कर दोगे, देन इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इंप्लीमेंट कर देंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर आप उसी को प्रॉपर मॉनिटर करोगे और एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये होता है। तो मैं आप दोबारा एक बार आपको सारे स्टेप समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को देखते हैं। फर्स्ट टास्क क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को देखते हैं। फाइनेंशियल नीड्स देखने के बाद हम अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, हम अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। उसके बाद हम ये देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो कितना है, कितनी कॉस्ट हो रही है और कितना बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद फिर हम दोनों पे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं, डिटरमाइन ऑप्टिमल मिक्स। ऑप्टिमल मिक्स का मतलब क्या होगा कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, डेट का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, कितना डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कितना इक्विटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, कंसीडर रिस्क फैक्टर। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप रिस्क फैक्टर को देखते हो कितना रिस्क है, देन अपना फाइनेंशियल प्लान्स बना लेते हो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके देन उसका लास्ट में फिर आप जो होता है ना मॉनिटर करना, एडजस्ट करना, लगातार आप उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, किस तरीके से हमें चीजों को कंसीडर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें वो हमारे फेवर में चल रही है, किस किस तरीके की एडजस्टमेंट है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर डिस्कस करते हो, ये सारी चीजें अंदर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हो। ठीक है, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब आपके एग्जाम में ना कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पूछी जाती है, हर थ्योरीज के अंदर कुछ कुछ की पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उन की पॉइंट्स पे आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। यहां पर है
मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेलेवेंट होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इरेलेवेंट होता है। दोबारा सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रेलेवेंट होता है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर बात होनी चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इरेलेवेंट होता है, इस वजह से उनको लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ थ्योरीज निकल के आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी के अंदर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस की बात की गई है। एमएम मोदी मिलर जो मोदी गिलानी मिलर थ्योरी है, ये क्या बोलते हैं कि जो रेलेवेंसी है वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, दिस प्रोपोर्शन जो वन है, प्रोपोजिशन वन है, मतलब इसने दो पार्ट्स की बात की है, एक साइड पे इसने विदाउट टैक्स की बात की है और दूसरी साइड पे विद टैक्स की बात की है। इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो रेलेवेंट है और ये वाला पोर्शन है वो, सॉरी, ये वाला इररेलेवेंट है और ये वाला रेलेवेंट है। तो फर्स्ट प्रोपोजिशन में जब बोलता है कि नो टैक्सेस है, तो उसके अंदर बोलता है जब टैक्स नहीं है ना तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है, मतलब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ या ना बनाओ उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। दोबारा सुनो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या बोला कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है किसका, वैल्यू ऑफ फर्म से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जब टैक्स ही नहीं है तो फिर उसका, जब टैक्स ही नहीं है तो फिर टैक्स का बेनिफिट कहां से लोगे। तो कुछ असम्पशंस उसने दी हैं कि परफेक्ट मार्केट है, कोई टैक्स नहीं है, नो कोई बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, परफेक्ट मार्केट है, सब लोगों को प्रॉपर नॉलेज है। तो इसके बेसिस पे जो मोदी एमएम अप्रोच की जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है वो क्या बोलती है कि भैया यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म है वो इररेलेवेंट है। लेकिन जब प्रोपोजिशन 2 जब विद टैक्स की बात की जाती है तो वो रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डेट को बढ़ाते हो ना तो उससे आपका टैक्स का एडवांटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इक्विटी से ज्यादा डेट को प्रेफरेंस दी जाती है, या ये समझ लीजिए कि जो डेट की इंपॉर्टेंस है वो यहां पर थोड़ी सी ज्यादा है। डेट है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो इसकी फर्स्ट प्रोपोजिशन के कंपेयर सेकंड प्रोपोजिशन है वो रेलेवेंट मान रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट आर टैक्स डिडक्टिबल रिड्यूसिंग द फर्म्स टैक्सेबल इनकम। तो बोला कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डेट पे वो टैक्स डिडक्टिबल है, उस पे आप लोगों को टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, जिस इनकम पे आप टैक्स देने वाले हो, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो मोदी गिलानी की वैसे अप्रोच है वो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर आप सेकंड प्रोपोजिशन की बात करते हो तो वहां पर उसने डेट को इंपॉर्टेंस दी है। इंप्लीकेशंस की बात करें तो बोला है कि डेट फाइनेंसिंग इज बेनिफिशियल अप टू सर्टेन पोर्शन ड्यू टू टैक्स एडवांटेज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंक्रप्सी ऑफसेट द बेनिफिट्स। उसने बोला कि एक पॉइंट तक अगर आप चलोगे ना तो आपको डेट का फायदा मिलेगा, लेकिन उससे बढ़ोगे ना तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है और बैंक्रप्सी है उसके बेनिफिट्स होते हैं उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जो टैक्स से होने वाले बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के डिसएडवांटेज से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो मतलब कॉस्ट और बेनिफिट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। तो बोला कि अगर फर्म की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको डेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही टैक्स का जो इसका इस्तेमाल है वो करना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। देखा जाता है ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। फर्स्ट बैलेंस द टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसी के बेसिस पे ये निकल के आएगा। कई बार इसकी जो सेकंड प्रोपोजिशन होती है ना उसी को ट्रेड ऑफ थ्योरी बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो फर्म है वो अपने टैक्स के बेनिफिट्स को, फर्म बैलेंस द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ डेट, लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट से टैक्स एडवांटेज मिला, फायदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ डेट पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई, या डेट से जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो वो दोनों को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो दिस ट्रेड ऑफ थ्योरी इज जस्ट द सेकंड असम्पशन ऑफ मोदी गिलानी अप्रोच। एमएम अप्रोच की सेकंड असम्पशन है जिसके अंदर ट्रेड ऑफ थ्योरी की बात की गई है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, की पॉइंट्स क्या है देखो। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल बेनिफिट्स ऑफ डेट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। बोला कि जो डेट से होने वाले मार्जिनल प्रॉफिट है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमल डेट लेवल वेयर फर्म इज मैक्सिमाइज। तो एक ऐसा पॉइंट जहां की फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस जगह पे आपको आके डेट को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि उससे जितना डेट को बढ़ाते जाओगे डेट की एडवांटेज के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और वो कॉस्ट उसके एडवांटेज को क्या करती जाएगी, ऑफसेट करती जाएगी, ट्रेड ऑफ करती जाएगी। क्लियर? तो ये सेकंड जो आपकी थ्योरी है इट इज ट्रेड ऑफ थ्योरी है। यही थ्योरी को हम मोदी गिलानी की सेकंड असम्पशन का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी से कई बार सवाल पूछा गया है। पैकिंग ऑर्डर के अंदर बस एक सीक्वेंस बताया हुआ है, बोला कि फर्म प्रेफर इंटरनल फाइनेंसिंग ओवर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। पैकिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप खुद के ऑर्डर खुद पैक कर रहे हो, याद करने का तरीका बता रहा हूं। पैकिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप खुद अपने सोर्सेज पे पहले फोकस कर रहे हो, उसके बाद बाहर जा रहे हो। तो बोला कि सबसे पहले फर्म अपना इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करेगी, रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करेगी, रिटेन अर्निंग से बात नहीं बनती है तो डेट का इस्तेमाल करेगी, और इक्विटी को सबसे लास्ट में यूज करेगी। क्लियर है जी? तो इसके अंदर एक हायरार्की है जिसके अंदर बोलते हैं कि सबसे पहले हम इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल फंड्स के बाद हम डेट का इस्तेमाल करेंगे, और डेट के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेट के बाद हम इक्विटी का इस्तेमाल करेंगे। सो की पॉइंट्स क्या है देखो। ड्यू टू असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन फर्म अवॉइड इशूइंग न्यू इक्विटी एट सिग्नल अंडर वैल्यूएशन। तो बोला कि क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फर्म नई इक्विटी नहीं इशू करती, क्योंकि जब आप नई इक्विटी इशू करते हो ना तो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग के अंदर ये बात आती है कि फर्म की वैल्यू कम है, फर्म को और शेयर इशू करने पड़ रहे हैं। फर्म प्रायोरिटाइज फाइनेंसिंग मेथड्स दैट हैव द लीस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल फ्लोटेशन लॉस। इस वजह से देखो जब आपकी रिटेन अर्निंग है उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं है, वो आपको पता है कि आपके पास कितनी रिटेन अर्निंग है, और दूसरा रिटेन अर्निंग के समय पे आपको किसी भी तरीके की रिटेन अर्निंग के लिए आपको किसी भी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट है वो नहीं बियर करनी पड़ती। कौन सी कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती, आपको किसी भी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट है वो नहीं देनी पड़ती है। सो ये अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है जिसके अंदर आप लोगों को सीक्वेंस बताया हुआ है कि पहले आप इंटरनल फंड्स यूज करोगे, फिर डेट का इस्तेमाल करोगे, और लास्ट में अगर फिर भी आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, अगर फिर भी आपकी जरूरत पूरी नहीं होती है उस केस में आप इक्विटी का इस्तेमाल करोगे। लास्ट में जाके आप किसका इस्तेमाल करोगे, इक्विटी का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आता है एजेंसी कॉस्ट थ्योरी। अब एजेंसी कॉस्ट थ्योरी क्या है,
फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर एंड शेयर होल्डर। तो एजेंसी का मतलब, एजेंसी कॉस्ट थ्योरी का मतलब आप यहां पर समझ लीजिए कि जैसे मैनेजमेंट है वो एजेंट प्रिंसिपल है और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, वो है उसके एजेंट्स। तो यहां पर एजेंसी थ्योरी कहीं पर भी आती है, शेयर होल्डर से रिलेटेड कहीं पर भी आती है, तो ये ज्यादातर ना कॉन्फ्लिक्ट की बात करती है। सो फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स की जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट कुछ और है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और है। मैंने क्या बोला, जो कंपनी है उसके इंटरेस्ट कुछ और है और जो शेयर होल्डर्स है उसके इंटरेस्ट कुछ और है। तो इसके की पॉइंट्स, डेट कैन मिटिगेट एजेंसी प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग फ्री कैश फ्लो मैनेजर और डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ डेट। तो इसके अंदर कि जो डेट कैन मिटिगेट एजेंसी प्रॉब्लम कि आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो उससे एजेंसी की प्रॉब्लम्स को, ये जो इशू आ रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट, बोला उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू मैनेजर। कि भैया जब शेयर होल्डर्स को लगेगा कि भैया इनके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। और हाई लीवरेज कैन अलाइन मैनेजर्स इंटरेस्ट विद दोस शेयर होल्डर ड्यू टू द डिसिप्लिनरी रोल ऑफ डेट। और बोलता है कि जब ज्यादा डेट हो जाएगा ना तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स भी इस बात के साथ एग्री कर रहे हैं, इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि फर्म को किस पे रिलाई करना चाहिए, फर्म को रिलाई करना चाहिए डेट पे। ठीक है जी, बोला डेट यूज करेंगे ना तो एक तो उनका अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और दूसरा उनका अपना इंटरेस्ट जो उनके डिसिप्लिनरी एक्शन है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेट पे उनकी जिम्मेवारी भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब वो डेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेवारी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेवारी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरीज। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच। जो नेट इनकम अप्रोच है तो ये क्या बोलता है, ये रेलेवेंट अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, रेलेवेंट अप्रोच है। तो ये क्या बताता है, सुजेस्ट दैट एन इंक्रीज इन डेट लीड्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप डेट का नंबर बढ़ाते जाओगे, डेट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे फर्म की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे फर्म की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो इसके की पॉइंट्स क्या है, ध्यान से समझो। पहला पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ लीवरेज। तो बोला कि जितना मर्जी डेट लेके आओ, जितना मर्जी कम करो, डेट की जो वैल्यू है या डेट की जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ेगी बट एट अ स्लो रेट देन डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट। बोला कि इक्विटी की कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर सिर्फ आपने एक ही चीज पे फोकस करना है, किस पे, डेट पे। कि फर्म को ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना है। फर्म जितना ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेगी, द मोर द फर्म यूजिंग द डेट, फर्म जितना ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर रही है उतनी उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब डेट का इस परसेप्शन पे कोई असर नहीं होगा। इसके जस्ट ऑपोजिट थ्योरी आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये है इररिलेवेंट थ्योरी है। तो नेट इनकम अप्रोच है, रेलेवेंट थ्योरी है। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, इररिलेवेंट थ्योरी है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जितना मर्जी लीवरेज बढ़ा दो उससे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ डेट इक्विटी मिक्सचर। इसके अंदर ये पॉइंट बोलता है कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो शेयर होल्डर्स या फिर जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनकी रिस्क परसेप्शन भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, जिससे फर्म की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहली थी। क्या बोलेंगे, फर्म की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। इस वजह से फर्म की वैल्यू पे किसी तरीके का कोई असर नहीं होने वाला। फर्म की वैल्यू पे किसी तरीके का कोई असर है वो नहीं होने वाला। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इन दोनों के बीच में रहती है। ऑप्टिमल साइज कैपिटल वेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड एंड फर्म वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज्ड। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलती है। ये क्या बोलती है कि आप अपनी फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए डेट इस्तेमाल करोगे एक लिमिट तक। जब उस लिमिट से आप आगे चले जाओगे तो फर्म की वैल्यू है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे हमें पहुंचना पड़ेगा जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज होगी, लेकिन जो फर्म की वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज होगी। जो फर्म की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या की पॉइंट्स है, ध्यान से समझिए। पहला, इनिशियली द कॉस्ट ऑफ डेट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज विद द इंक्रीज लीवरेज। तो बोला कि पहले पॉइंट पे आप जैसे जैसे डेट को नेट इनकम अप्रोच की तरह जैसे जैसे डेट को बढ़ा रहे हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा है। बियॉन्ड द ऑप्टिमल पॉइंट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी इंक्रीज लीडिंग टू राइजिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंप्लाइज द यू शेप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व एज कोरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यू शेप है वो यहां पर बन जाती है। तो ये आप लोगों की थ्योरीज है जो आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की ये 6 थ्योरीज हैं। इन 6 थ्योरीज से आप लोगों को सवाल 7 थ्योरीज मैंने आपको पढ़ा दी है, तो सातों थ्योरीज आप लोगों ने अच्छे से याद करनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजटरी कंट्रोल, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू एलोकेट रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटी गिवन ओवर पीरियड। मतलब आपके पास पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान आप अलग अलग एक्टिविटीज में कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, अलग अलग एक्टिविटीज में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, वो किस चीज के बारे में बताता है, दैट इज द एलोकेशन रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो हेल्पिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर क्या बोला है कि आपको हेल्प करता है प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटी। समझ रहे हो ना, बजट का मतलब आप लोगों को पता है कि आप फाइनेंशियल नंबर में क्या करते हो, एक डेटा रखते हो और फिर उसको एलोकेट कर देते हो अलग अलग एक्टिविटीज में। इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो आप अपने आने वाले समय के फ्यूचर में बजट हर साल जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है तो उसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। तो आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को फोरकास्ट करते हो कि आने वाले समय में आपको कितनी इनकम हो सकती है और आप कितना खर्चा है वो करने वाले हो। उसके बेसिस पे फिर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी आधारित होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ परफॉर्मेंस लिए जाते हैं और फिर ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हमने प्रॉपर्ली एलोकेट किया है, प्रॉपर्ली अलाइन किया है अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। उसके साथ क्या बोलते हैं, इंश्योर रिसोर्सेज एलोकेट अलाइन विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स। की जो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए।
ये तो जैसे आपका मीनिंग है। उसके बाद आता है जो मेन टॉपिक, दैट इज बजटरी कंट्रोल, कि आप अपने बजट को कंट्रोल कैसे करोगे ना, आप अपने बजट को कंट्रोल कैसे करोगे, ये वहां से पॉइंट निकल के आता है। तो आप बजट को आपने बना लिया, लेकिन फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर करोगे। बजट में कोई चीज 1 लाख रुपए थी, तो 1 लाख के अंदर अंदर वो काम हो जाना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका बजट है वो हिल गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और जो वो डेविएशंस आ रही है, सारी डेविएशंस को रिमूव करना पड़ेगा। सो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरिएंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये बोलता है कि जितने भी अलग अलग तरीके के वेरिएंस हैं और अलग अलग तरीके के हमें एक्शंस को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। दैट इज द नीड। हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा वेरिएंसेस को, और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। सो पर्पस क्या है, एंश्योर एडहेरेंस टू द बजट। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने बजट के अंदर ही रहते हो, उससे बाहर नहीं जाते हो। आइडेंटिफाइंग डेविएशंस, और उसके बाद ये देखते हो कि अगर बजट हिल गया है तो वो क्यों हिला है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आपका बजट है वो बिगड़ चुका है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि भैया अगर बजट हमारा बिगड़ गया, हमने 1 लाख रुपए डिसाइड किए थे लेकिन 1 लाख से ज्यादा लग रहा है, तो उस केस में हमें कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित करनी पड़ेगी कि इसके पीछे कौन है, किसकी वजह से ये चीजें खराब हुई है। अब हमारे पास अलग अलग तरीके के बजट होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है ऑपरेशनल बजट। ऑपरेशनल बजट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, वहां से जो भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे आपको जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो आप लोगों का कौन सा बजट होता है, दैट इज योर ऑपरेशनल बजट। तो ऑपरेशनल बजट में क्या क्या आ जाता है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड बजट और एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ रहे हो ना, हर डिपार्टमेंट का, हर फंक्शन का अलग बजट बना देते हो, हर ऑपरेशन का एक अलग बजट बनाया जाता है। देन उसके बाद आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट कौन सा बजट होता है, जो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने कहीं पे 50 लाख रुपए लगाना है, आपने कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए जो आप बजट बनाते हैं उसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर बजट बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल बजट। उस बजट को हम क्या नाम दे देते हैं, उस बजट को हम कैपिटल बजट का नाम दे देते हैं। इसके की कंपोनेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। तो फोकस किया जाता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जैसे हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए, इन सारी चीजों को लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपिटल बजटिंग का क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो बजट। अब ये किसके से रिलेटेड है, एस्टिमेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ओवर स्पेसिफिक। जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, उसी तरीके से कैश बजट बोल सकते हो उसको, या कैश फ्लो बजट बोल देते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान फर्म के अंदर कितना इनफ्लो हुआ है और फर्म के अंदर कितना आउटफ्लो हुआ है, मतलब फर्म ने कितना खर्चा किया और फर्म को कितना रिटर्न मिला है। तो इसके अंदर आप किए कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट और नेट कैश फ्लो देखते हो कि भैया हमने खर्चा इतना किया था, हमें मिला इतना है, तो उन दोनों के डिफरेंस को क्या किया जाता है, यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। देन आ जाता है हमारे पास मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है, कंसोलिडेट ऑल इंडिविजुअल बजट। तो सारे इंडिविजुअल बजट्स को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। मास्टर बजट क्या होता है बेटा, मास्टर बजट इज नथिंग, मास्टर बजट के अंदर जितने भी आपके इंडिविजुअल बजट्स होते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल बजट्स, जितने भी आपके इंडिविजुअल बजट्स होते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर बजट बना दिया जाता है। सारे इंडिविजुअल बजट्स को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है और एक इंडिविजुअल बजट बना दिया जाता है, जिसको हम कौन सा बजट बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मास्टर बजट। उस बजट को हम कौन सा नाम दे देते हैं, उस बजट को हम मास्टर बजट नाम दे देते हैं। तो ये एक समेशन होता है, ठीक है। इट इज जस्ट कंबाइनिंग ऑपरेशनल, कैपिटल एंड कैश फ्लो बजट। इसके अंदर कैश फ्लो, कैश बजट के एलिमेंट भी आ जाते हैं, इसके अंदर ऑपरेशनल के एलिमेंट भी आ जाते हैं और इसके अंदर कैपिटल के एलिमेंट भी आ जाते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स का एक इकट्ठा बजट है वो बना दिया गया। उसके बाद आता है फिक्स फ्लेक्सिबल बजट। देखो एक फिक्स बजट भी होता है और फिक्स को स्टैटिक बोल देते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट है। अब फ्लेक्सिबल बजट का मतलब एडजस्ट फॉर चेंजेस इन एक्टिविटीज लेवल। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो बजट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो गई है तो बजट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हो, आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को क्या करते हो, यूज कर लेते हो, तो उसके लिए हम ये सारे की कंपोनेंट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरी साइड पे आ जाता है स्टैटिक बजट। अब स्टैटिक बजट है जो एक बार बना दिया, जितना मर्जी आपका एक्टिविटी लेवल ऊपर जाए, जितना मर्जी आपका एक्टिविटी लेवल नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है या आपका एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, उससे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो फिक्स्ड टारगेट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड टारगेट बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड टारगेट्स बना दे रहे हैं, किसका, इनकम और एक्सपेंसेस का, कि भैया इनकम का भी और एक्सपेंसेस का एक फिक्स्ड टारगेट हमारा बन गया। अब आता है बजटिंग का प्रोसेस। बजटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे, जो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसी है, फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हो सकती हैं। उसके बाद फिर आप शुरुआत में एक इनिशियल बजट बनाओगे, प्रपोजल, उसके बाद फिर उसको रिव्यू करोगे, इवैल्यूएट करोगे, मेकिंग एडजस्टमेंट है, उसके बाद फिर उसको क्या कर दोगे, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। सेम प्रोसेस हर जगह में सेम होता है, रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल बजट, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, ट्रैकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट, आइडेंटिफाइंग वेरिएंस एंड एनालाइजिंग रीजंस। मतलब बजट बना दिया, बजट को इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर वो एक्चुअल से भटक गई है, मतलब एक्चुअल में कुछ और चल रहा है लेकिन बजट में कुछ और है, तो उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट पे क्या करना है, काम करना। सो ट्रैकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट। उसके बाद फिर जो भी आपका वेरिएंस आएगा उसके रीजंस को ढूंढेंगे, उसके जो अलग अलग एनालाइज करेंगे रीजंस को। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो एडजस्टिंग एक्टिविटीज और रिवाइजिंग द बजट टू द एड्रेस वेरिएंस। तो जो भी हमारा बजट होगा, उसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसको क्या किया जाएगा, उसको हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, आई होप ये सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है ZBB। ZBB एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, जीरो बेस्ड बजटिंग। ZBB क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। इसका मतलब क्या है, अ बजटिंग अप्रोच वेयर एवरी एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अ जीरो बेस। जहां पर आप किसी पुराने बजट को बेस नहीं लेते हो, हर बार जो बजट की शुरुआत होती है वो जीरो बेस से शुरू होती है, जहां पर हर एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। हर पीरियड के लिए सेपरेट एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाएगा, हर पीरियड के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज होंगी। सो किसी प्रीवियस बजट को कंसीडर नहीं किया जाएगा और जितने भी
ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। जितने भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा और उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा। जितने भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा और अप्रूव करना पड़ेगा। ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उसको जस्टिफाई करोगे और उसको साथ ही साथ अप्रूव भी करना पड़ेगा। अब इसके प्रोसेस के देखें तो प्रोसेस में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट्स। सबसे पहले तो हमारा जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, उसको अलग अलग डिसीजन यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर डिसीजन पैकेज होता है फॉर ईच यूनिट, डिटेलिंग एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स और कॉस्ट होता है। उसके बाद फिर उन पैकेजेस को रैंक कर दिया जाता है। रैंक पैकेज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, और उसके बाद रिसोर्स एलोकेट करना है जिस डिपार्टमेंट को जितने रिसोर्सेज की जरूरत है। उसके बाद रिव्यू एंड अप्रूवल होगा, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स होते हैं। एक इसके अंदर डिसीजन पैकेज की बात की जाती है। डिसीजन पैकेज का मतलब क्या होता है, डिटेलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, डिसीजन पैकेज का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए डिटेलिंग एक्टिविटीज की बात की जाए, जो भी ऑब्जेक्टिव्स और कॉस्ट होंगे। पहले आपने डिसीजन यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद डिसीजन पैकेज आ गया, फिर पैकेजेस को आपने रैंक कर दिया, फिर उसके बाद आपने हर जो भी आपने डिपार्टमेंट बनाए या जो भी आपने पैकेजेस बनाए हैं उसको आपने रिसोर्स एलोकेट कर दिया। उसके बाद उसको रिव्यू और अप्रूवल मिल गया और साथ में आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। सो इवैल्यूएशन और फीडबैक है उसके बाद में आ जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन और फीडबैक है वो भी आपके लास्ट में आ जाएगा, जहां पर आप इन चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, देखोगे कि ये सही है या नहीं है। मतलब असेस आउटकम एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर फ्यूचर बजटिंग साइकिल, कि भैया हम आउटकम्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि भाई हमारा आउटकम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए फ्यूचर बजटिंग साइकिल्स के लिए, फ्यूचर बजटिंग साइकिल्स के लिए क्या किया जाएगा, एक फीडबैक है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चल उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, सिर्फ एक दो फॉर्मूले हैं इसके बीच में जो आप याद रख सकते हो। बेसिकली ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एक अप्रोच है जिसके अंदर हम बहुत अपना बेस्ट प्रॉफिटेबल जो फाइनेंसिंग जो हमारा डिसीजन होता है वो लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर अलग अलग डेट और इक्विटी में हम ईपीएस को कंपेयर करते हैं। मतलब अ टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस ऑन एन फर्म्स ईपीएस गिवन वेरियस लेवल्स ऑफ ईबीआईटी। मतलब हम अलग अलग तरीके के, जैसे हम डेट है, डेट का इस्तेमाल करेंगे, इक्विटी का इस्तेमाल करेंगे, उससे जो भी ईबीआईटी आएगा उसका हमारे ईपीएस पे कितना असर पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ईबीआईटी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे कितना असर पड़ेगा अगर हमारे पास अलग अलग फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं। ठीक है, डेट है तो डेट के केसेस में कितना असर पड़ेगा, इक्विटी है तो इक्विटी के केस में कितना पड़ेगा, या फिर अगर आप डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो तो इन दोनों के अंदर कितना असर पड़ेगा, तो वो चीज पे हमें ध्यान रखना है। सो अ टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ different financing option on companies earning per share given different levels of EBIT। ठीक है, EBIT के लेवल्स दिए हुए हैं, उसके अंदर फिर आप देखते हो कि आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस कैसे हैं और उसका कितना असर हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या करते हो, ईपीएस कैसे निकलता है, ईबीआईटी मींस इंटरेस्ट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ईबीआईटी मतलब होता है जिसको आप ऑपरेटिंग इनकम भी बोल देते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई है जो आपकी इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट है, मतलब इंटरेस्ट मतलब जो भी आपको कॉस्ट पड़ती है, डेट की कॉस्ट को तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना, और नंबर ऑफ शेयर्स है जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, उसको, तो ये एक फॉर्मूला है। ईपीएस किसके बराबर होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ईबीआईटी की जरूरत पड़ती है फॉर डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है, जैसे आपके पास 4 सिनेरियो है, ठीक है, डेट है, इक्विटी है, तीन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आप सबसे पहले अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता करोगे। उसके बाद फिर आपने अपना ईबीआईटी निकाल लिया, उसके बाद देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसके बाद आप अपना टैक्स इंटरेस्ट है वो देखोगे कितना आएगा, फिर उसके बाद ईपीएस मतलब उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करोगे, और फिर सभी का जो ईपीएस है वो क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ईपीएस आ गया, और सारे सिचुएशन का हमारे पास ईपीएस आ चुका है, तो उस ईपीएस को आपस में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। सभी के ईपीएस को क्या किया जाएगा, आपस में कंपेयर किया जाएगा। वी विल बी कंपेयरिंग ईपीएस अक्रॉस फाइनेंशियल ऑप्शंस टू फाइंड द मोस्ट बेनिफिशियल वन। तो उसके अंदर हम सारे ईपीएस को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आपने एक फॉर्मूला याद रखना। उसके साथ हमारे पास आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट व्हिच ईपीएस इज 0, मीनिंग दैट कंपनीज कवर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट बट डज नॉट जनरेट प्रॉफिट फॉर शेयरहोल्डर। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप लोगों का, आपने अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जितनी भी आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसको तो आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया, आपने अपनी सारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर कर लिया, लेकिन कोई अर्निंग नहीं आ रही, तो वो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मतलब ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस 0 है, ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 0 हो गया है। इसका मतलब आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा के अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकवर कर लिया है, लेकिन कोई अर्निंग है वो आपकी नहीं आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी पे इंटरेस्ट में आप रेफरेंस डिविडेंड को ऐड करोगे और प्रेफरेंस डिविडेंड उसको डिवाइड करोगे 1 माइनस टैक्स। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है। इंटरेस्ट है जो आप लोगों का एनुअल कॉस्ट है, जो हमने पढ़ा पहले, प्रेफर्ड डिविडेंड है, एनुअल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस स्टॉक, और टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात की जा रही है। सो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेता है, तो फोकस करिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। द लेवल ऑफ ईपीएस रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन चूजर। अब ये वो आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि ईबीआईटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसपे अलग अलग ईपीएस होता है। तो बोल रहे हैं कि अब ईबीआईटी के ये उन लेवल्स की बात कर रहे हैं जहां पर ईपीएस सब में बराबर हो जाएगा। इंडिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी, द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट व्हिच ईपीएस रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन। मतलब आपने इक्विटी सिलेक्ट किया, वहां पर भी ईपीएस उतना ही है, आपने डेट का इस्तेमाल किया, वहां पर भी ईपीएस उतना ही है, हर जगह पर ईपीएस क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। सो पर्पस टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ ईबीआईटी विद इन व्हिच डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स यील्ड सम। तो मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं, मतलब बेसिकली उन लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ईबीआईटी ईपीएस इससे तो आपको फाइनेंशियल ऑप्शंस पता चल जाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कहां पर आपका ईपीएस है वो सबसे बढ़ेगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये आपने बता दिया है कि जहां पर आप सारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहे हो बट प्रॉफिट नहीं हो रहा। और इंडिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी का मतलब ईबीआईटी के वो सारे डिसीजंस जहां पर आपका ईपीएस
जैसा वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, जिससे आपको हेल्प हो जाती है डिसीजन मेकिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटजी। आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो आप अपने इन डिफरेंट लेवल से पता कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस मीनिंग तक आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मीनिंग पता है तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, सवाल बना सकते हो। मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो आप हर तरीके के सवालों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर है वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर, मतलब आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा आफ्टर टैक्स जिसको आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। आपका मेन उद्देश्य क्या होता है, उस हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सो इट इज टिपिकली पेड इन कैश बट कैन आल्सो बी इशूड एडिशनल शेयर ऑफ अदर प्रॉपर्टी। मतलब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, ज्यादातर जो डिविडेंड होता है वो हमेशा कैश फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन कभी कभी आप डिविडेंड है वो स्टॉक की फॉर्म में भी दे देते हो, कभी आप राइट इशू की बोनस इशू की फॉर्म में भी दे देते हो, कई बार प्रॉपर्टी में भी दे देते हो। So dividend are usually paid on a regular basis, quarterly and determined by the company's board of directors. अब डिविडेंड है वो ज्यादातर रेगुलरली दिया जाता है, हर 3 महीने के बाद कंपनी वो डिविडेंड पे करती है, लेकिन कितना डिविडेंड दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि कितना डिविडेंड। इंपॉर्टेंस होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिग्नल ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आप कंपनी प्रॉपर डिविडेंड दे रही है तो बाहर के लोगों को भी ये लगता है कि यार कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है। देन स्टॉक वैल्यू इन्फ्लुएंस, इससे आपके जो स्टॉक की वैल्यू है, जो स्टॉक का प्राइस है वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली बढ़ता रहता है। नॉर्मली देखा होगा आप लोगों ने, जब कोई कंपनी पहली बार डिविडेंड अनाउंस करती है ना तो उसका जो शेयर प्राइस होता है वो एकदम से रॉकेट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है कि ये गुडविल की तरफ लीड करता है। अब कौन कौन से टाइप का डिविडेंड हो सकता है? देखो, डिविडेंड कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको बोनस इशू बोल देते हैं। प्रॉपर्टी डिविडेंड है वो इंडिया के अंदर तो नहीं है, नॉन मॉनेटरी डिविडेंड है वो एसेट्स है, किसी को अगर जैसे बाइक दे दिया या फिर गाड़ी दे दिया उस तरीके से, या घर दे दिया। स्क्रिप्ट डिविडेंड होता है प्रोमिसरी नोट, मतलब एक तरीके से जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो आप उनको एक अपने शेयर होल्डर्स को एक प्रोमिसरी नोट इशू कर देते हो कि हम आपको डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन वो आज नहीं पे किया जाएगा। जो आपको डिविडेंड दिया जाएगा वो आज नहीं पे किया जाएगा, किसी लेटर डेट पे किया जाएगा। आपको जो डिविडेंड है वो आज नहीं पे किया जाएगा, लेकिन किसी लेटर डेट पे आपको पे किया जाएगा। और जाना जाता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स व्हेन अ कंपनी इज लिक्विडेटेड। तो ये होता है जब कंपनी लिक्विडेट हो गई है, कंपनी खत्म हो रही है, तो उस केस में भी लिक्विडेटिंग डिविडेंड है वो दिया जाता है, जहां पर आप कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा। अब उसके बाद थ्योरीज है, इसकी भी रेलेवेंस और इररेलेवेंस वाली थ्योरीज है। सबसे पहले आती है रेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि आपको डिविडेंड पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता है। ठीक है, फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता है, ये वो चीज के बारे में क्या करता है, बात करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वॉल्टर का मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था रुक आर और के है, यहां पर कंसीडर किया जाता है। सो द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी अफेक्ट्स इट्स वैल्यूएशन। तो कोर आइडिया क्या है कि जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करेगी, और इसके अंदर हम दो चीजों के बीच में रिलेशन देखते हैं कि जो आपका आरओआई है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको क्या किया जाता है, उसके रिलेशन पे फोकस किया जाता है, इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आरओआई के। तो इसकी कुछ असम्पशंस है। सबसे पहली असम्पशन क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी भी फाइनेंसिंग होगी वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू होगी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कांस्टेंट होता है, और अर्निंग्स है वो जो डिविडेंड है वो चेंज नहीं होते। मतलब हर तरीके से अगर आप जितने भी किसी भी टॉपिक की असम्पशंस को पढ़ते हो तो लगभग उसके अंदर हर जगह पर आप लोगों को यही देखने को मिलता है कि हर चीज कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट नहीं मानोगे तो आप वो थ्योरी बना ही नहीं पाओगे। तो इसके अंदर 3 सिनेरियो हो जाते हैं। देखो, इसके फॉर्मूले हैं वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर इस थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन जरूर से किया हुआ है। अगर आपका हाई रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपकी रिटर्न बढ़ गई है, तो आप जीरो डिविडेंड पे फोकस करोगे, क्योंकि आप उस पैसे को ग्रोथ के लिए यूज करना चाहते हो। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो आप 100% पे कर दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि भैया पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो किसी तरीके से ग्रोथ तो होगी नहीं, तो कम से कम गुडविल ही कमा ली जाए, लोगों को डिविडेंड देके। तीसरा हो सकता है अगर आरओआई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो यहां पर आप इंडिफरेंट हो जाओगे डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, मतलब यहां पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डिविडेंड देना चाहिए या आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। आरओआई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंडिफरेंट डिविडेंड, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको डिविडेंड देना चाहिए या आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके साथ बर्ड इन हैंड थ्योरी है। वैसे ना ये बर्ड इन हैंड थ्योरी है, ये आपकी गॉर्डन मॉडल से ही निकली हुई है, या आप ये बोल सकते हो कि गॉर्डन मॉडल है वो बर्ड इन हैंड थ्योरी पे ही बेस्ड है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो बर्ड इन हैंड और गॉर्डन थ्योरी साथ साथ चलते हैं। बर्ड इन हैंड का मतलब क्या होता है, प्रेफर सर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड ओवर द पोटेंशियल फ्यूचर कैपिटल गेन। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको आज 1 रुपए दोगे तो उसमें खुश है, ये प्रॉमिस करो कि आज से 2 साल बाद आप 10 रुपए देंगे तो वो नहीं, मतलब वो फ्यूचर से ज्यादा करंट आज के समय में जितना पैसा ले सकते हैं वो उस पर भरोसा कर रहे हैं। सो रैशनल डिविडेंड्स आर सीन एज लेस रिस्की बिकॉज़ दे आर इमीडिएट एंड सर्टेन वेयर कैपिटल गेन डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर मार्केट। तो बोले कि उनको 2 ऑप्शंस दी जाती है कि तुम्हें डिविडेंड चाहिए आज या 1 साल के बाद कैपिटल गेन चाहिए। तुम्हें आज डिविडेंड चाहिए या फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कैपिटल गेन चाहिए, तो लोग डिविडेंड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आज का प्रॉफिट है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि आने वाले कल पे। So implications क्या है, कंपनीज विद हाई डिविडेंड पेआउट्स आर वैल्यू मोर बाय इन्वेस्टर्स एज दे रिड्यूस परसीव्ड रिस्क। तो इसके लिए जो कंपनीज हाई डिविडेंड दे रही हैं उनको इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा कंसीडर करते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टर्स को लगता है कि भैया हमें इस पे थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, ये कंपनी भरोसे। उसके बाद गॉर्डन का भी वही है कि जो भाई गॉर्डन भी आपका रेलेवेंट अप्रोच है, फर्म्स वैल्यूज डायरेक्टली रिलेटेड टू इस डिविडेंड पॉलिसी। इसका फॉर्मूला क्या है, P0 D1 डिवाइडेड बाय R - G।
जिसके अंदर P0 है, जीरो देखो हमेशा करंट प्राइस होता है, D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, R है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और G है ग्रोथ रेट। इसमें मैंने आपको गब्बर का फार्मूला G इक्वल टू B इनटू R, यहां पर एक फार्मूला निकल के आता है। इंप्लीकेशन क्या है? हाई डिविडेंड इंक्रीज द स्टॉक प्राइस, द ग्रोथ रेट आर रिक्वायर्ड एंड रिटर्न रेट मस्ट बी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। तो बोला जो भी ग्रोथ रेट है और जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न है वो हमेशा क्या होने चाहिए? वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। दे मस्ट बी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, दे मस्ट बी स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, कि ये हमेशा स्टेबल होने चाहिए और ये हमेशा प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है ये हमारा लिंडर का मॉडल। इससे वैसे आपकी बुक वगैरह में लिंडर का मॉडल नहीं दिया हुआ, यहां से कई बार एक दो बार सवाल पूछा गया है तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर लेके आया। फर्म्स हैव लॉन्ग टर्म टारगेट डिविडेंड पेआउट रेशियोज, मैनेजर एडजस्ट डिविडेंड ग्रेजुअली बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द अर्निंग। तो बोला कि फर्म का जो डिविडेंड की जो उनकी एक परसेप्शन है ना, वो लॉन्ग टर्म परसेप्शन है। वैसे शॉर्ट टर्म डिविडेंड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म टारगेट डिविडेंड पेआउट रेशियो, कि भैया आज से 4 साल के बाद हमारी डिविडेंड की रेशियो इतनी होगी और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे बोले कि हम ना 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो अगर आज 2% है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 ना, इस तरीके से लॉन्ग टर्म में एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पर हम जाना चाहते हैं। सो की कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले डिविडेंड्स आर स्टिकी एंड फॉलो स्मूथ पैटर्निंग, फर्म्स आर जस्ट एडजस्ट डिविडेंड ऑन द टारगेट पेआउट रेशियो। तो बोला कि जो भी हमारी पेआउट रेशियो है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लगातार अपने डिविडेंड्स को क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो, बट यू आर the dividends to a target payout ratio over the time. You are adjusting the dividend to a target payout ratio over time. Implication की अगर हम बात करें, so dividend changes are aligned with sustainable changes in earning, reflecting the stability and future prospect of the firm. तो बोला कि जो dividend changes है ना, उनको sustainable change के साथ align करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में जितना टारगेट बनाए हो वो तो अचीव करोगे ही करोगे, जिसके साथ साथ आपके इन्वेस्टर्स की जो रिस्क परसेप्शन है वो भी चेंज होगी। तो ये जितनी थ्योरीज हमने पढ़ी है, ये चारों की चारों थ्योरीज, ये सारी की सारी थ्योरीज की क्या थी? ये रेलेवेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड थी। रेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि इसके अंदर ये बोला गया है कि जो डिविडेंड है वो रेलेवेंट है, आपको डिविडेंड देना चाहिए। अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपकी फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनहांस हो जाएगी। उसके बाद आता है नॉन रेलेवेंट थ्योरीज। कुछ हमारे पास नॉन रेलेवेंट थ्योरीज भी हैं, जिसके अंदर एमएम है, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। एमएम की थ्योरी कोई भी उठा लो, एमएम की कोई सी भी थ्योरी उठा लो, सारी की सारी थ्योरीज क्या है? इररेलेवेंट वाली है, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड कहीं पर भी उठा लो। तो अजम्पशन सब वही है, सेम टू सेम। की अजम्पशन है नो टैक्सेस, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, नो इशुएंस कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कैपिटल मार्केट है वो फ्रीली अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स है वो रैशनल है और उनकी होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन है। द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो बोला कि फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, वो डिविडेंड पॉलिसी से एकदम से अलग है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी अलग है और फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो क्या है? अलग है। अब की कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन ये है कि इन अ परफेक्ट मार्केट, बोला कि जहां पर मार्केट परफेक्ट है, इफ देयर इज परफेक्ट मार्केट, द डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द फर्म्स वैल्यू। तो बोला कि जो फर्म की वैल्यू है ना, उस डिविडेंड से अफेक्ट नहीं होता। डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द फर्म्स वैल्यू, डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द फर्म्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड अर्निंग पावर। तो बोला कि जो फर्म की वैल्यू है ना, वो इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। वर्ड फोकस करना, बोला कि जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे ना, उस इन्वेस्टमेंट से आपकी फर्म की वैल्यू पे असर होगा, ना कि आपकी डिविडेंड से आपकी फर्म की वैल्यू पे असर होने वाला है। तो आपको डिविडेंड पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है किस चीज पे? आपको फोकस करना है इन्वेस्टमेंट पे। आपको डिविडेंड पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। जितना आपका इन्वेस्टमेंट पे फोकस होगा, उतना फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनहांस हो जाएगी, उतनी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो इंप्लीकेशन की बात करें, सो investors can create their own dividend policy through homemade dividend, selling share for cash or reinvesting dividend. The choice between dividend retained is irrelevant to the valuation of firm. तो पहला तो बोला कि जो इन्वेस्टर्स है ना, क्योंकि देखो डिविडेंड का कोई लेना देना है ही नहीं, तो इन्होंने एक नया कांसेप्ट है, क्योंकि मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भैया वो होम में डिविडेंड बना लेंगे, वो कैश और रीइन्वेस्टिंग डिविडेंड्स पे फोकस करेंगे, और दूसरा डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग में जो डिसीजन है वो तो इररिलेवेंट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिविडेंड का फर्म की वैल्यू पे कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसको स्टडी करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जब फर्म की वैल्यू पे डिविडेंड का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसका डिविडेंड के साथ कोई लेना देना, फर्म की वैल्यू के साथ कोई लेना देना है। Then आ जाता है हमारे पास रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी। The firm's primary objective is to finance its investment opportunities. Dividends are paid out of residual or leftover earning after all suitable investment opportunities has been financed. तो बोला रेजिडुअल का मतलब क्या होगा कि जो डिविडेंड है ना वो रेजिडुअल है, मतलब फर्म को पहले अपनी सारी कैपिटल लॉन्ग वो निपटा लेनी चाहिए। उसके बाद फर्म को अगर लगता है पैसा बचता है, सारी जिम्मेवारी अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल यूज करने के बाद, फिर फर्म में बोले ठीक है भैया अब इस चीज को क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। सो की assumptions क्या है? डिविडेंड्स आर रेजिडुअल पेमेंट आफ्टर ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स आर अंडरटेकन। तो बोला कि फर्म है ना, उसको पहले अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लेना चाहिए। डिविडेंड है वो एक सेकेंडरी है टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो मेन है आपका इन्वेस्टमेंट जरूरी है, मेन आपकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ना कि डिविडेंड जरूरी है। तो इसके लिए आपको डिविडेंड पे फोकस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। सो फर्म्स वैल्यू इज ड्रिवन बाय इट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉट इट्स डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड्स आर इररिलेवेंट इज फर्म्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हाई रिटर्न देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बोला कि अगर आपकी जो वही पैसा जो आप डिविडेंड में डालना चाहते थे, उसी को आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालो, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालने के बाद जो आप लोगों को रिटर्न आ रही है, अगर वो ज्यादा है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? फिर डिविडेंड से क्या लेना देना आप लोगों को? तो ये रेजिडुअल थ्योरी आपकी बनती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से एक आप लोगों की 3 अप्रोचेस होती हैं, उससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मैनेजिंग कंपनीज शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। की शॉर्ट टर्म की डेली डे टू डे नीड्स होती हैं, उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास पैसा होता है। देखो 2 तरीके की वर्किंग कैपिटल है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है और एक नेट वर्किंग कैपिटल होती है। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है उसमें किस चीज पे फोकस किया जाता है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम सारे एसेट्स लायबिलिटीज को एक साथ लेते हैं, मतलब जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपकी ग्रॉस होती है, लेकिन एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। तो आपकी वर्किंग कैपिटल किस पे डिपेंड करेगी? आपके बिजनेस के नेचर पे। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनको ज्यादा कैपिटल चाहिए, सर्विस को कम चाहिए। बिजनेस साइकिल है, सीजनल बिजनेस है, उनको हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए पीक पीरियड के दौरान। प्रोडक्शन
लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है, अगर आपको प्रोडक्शन में टाइम लगता है तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, लिबरल है, मतलब आप बड़े आराम से क्या कर दे रहे हो, लोन वगैरह दे रहे हो या फिर क्रेडिट पे है, तो उसके लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ग्रोथ और एक्सपेंशन, रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर रिसोर्सेज रिड्यूस, अगर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक कंडीशंस है तो उससे भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे क्या हो सकता है, असर हो सकता है। इसकी 3 अप्रोचेस है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद कैश मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट? Ensure liquidity to meet short-term obligations, helps maintaining a firm's credit worthiness। तो फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस है वो इनके कैश मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, ताकि हमारे पास सारी लिक्विडिटी है जिससे हम अपनी शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस उसको क्या कर सके, मीट कर सके। तो इसके अंदर हम कैश फोरकास्टिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना कैश आउटफ्लो होगा। उसके साथ कैश कलेक्शन, एक हमारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने कैश को क्या कर सके, रिसीव कर सके। कैश डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट का मतलब टाइमली पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू मेंटेन गुड्स एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। ठीक है जी, तो यहां पर क्या आ गया, मेंटेन गुड्स रिलेशनशिप विद द सप्लायर। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे उन लोगों को टाइम पर तो वो फिर कहीं दूसरे पर्सन के पास चले जाए। इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हो? सबसे पहले तो आप अपना कैश बजट बना सकते हो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैश फ्लो। दूसरा हो सकता है फ्लोट मैनेजमेंट, मैनेजिंग द टाइम डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड कैश आउटफ्लो। फ्लोट का मतलब होता है कि टाइम को मैनेज करना, आप जब समझ रहे हो ना, बिटवीन पेमेंट्स एंड द आउटफ्लो, मतलब जब सोच रहा कि क्रेडिट पे जैसे आप करते हो तो इसके बीच में आपको एक टाइम बफर मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश, इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और उसके साथ साथ अगर आपके पास ज्यादा कैश आ गया है तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि उस कैश को आप क्या करोगे, मतलब इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ज्यादा कैश आपके पास आ गया है तो उस कैश को क्या कर देना चाहिए, आप लोगों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम उसे कैश को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। आवर नीड इज टू इन्वेस्ट द कैश। उसी तरीके से इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट? इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों के पास प्रोडक्शन और सेल्स ऑपरेशन की यहां पर क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक से दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंटरी का मतलब है इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स। इन्वेंटरी का मतलब जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है या वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको आप इन्वेंटरी बोल देते हैं। मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट एंड डिवाइडिंग स्टॉक आउट। तो आप अच्छा इन्वेंट्री स्टॉक अपने पास रखते हो ताकि जब भी आपको ऑर्डर की जरूरत पड़े या कुछ भी ऐसी जरूरत पड़े तो आप क्या कर सको, उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सको, सो दैट यू कैन यूज इट इन अ प्रॉपर वे। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेंट्री लेवल्स, अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं जिसको आपको कैरी कॉस्ट और अपने स्टॉक आउट यूनिट्स होती है उसको रखना पड़ता है। रीऑर्डर पॉइंट मतलब बार बार जिस पे आपको नए ऑर्डर्स है वो प्लेस होने चाहिए। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो मतलब ऑप्टिमम टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो ईओक्यू के अंदर आप अपना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या करने की कोशिश करते हो, रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती है, जैसे जेआईटी है, रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल्स बाय रिसीविंग गुड्स ओनली व्हेन नीडेड। जेआईटी मतलब आप स्टॉक संभाल के नहीं रखते हो, जैसे ही ऑर्डर आता है तब आप अपना सामान मंगवाते हो, जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तब। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है, एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, यूनिट्स को क्लासिफाई कर देते हो। सो क्लासिफाइंग इन्वेंटरी बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटाइजिंग मैनेजमेंट एफर्ट। कि ए है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं, बी में उससे कम इंपॉर्टेंस वाले और सी में सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले जो एक्शंस है वो लिए जाएंगे। देन है द सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब एक्स्ट्रा इन्वेंटरी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरिएबिलिटी इन डिमांड और सप्लाई। और हमेशा आप अपने पास क्या रखते हो, एक बफर स्टॉक रखते हो। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है ना कि आने वाले समय में चीजें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। बफर स्टॉक का मतलब क्या होगा, व्हेन यू यूज दिस मेथड कि भैया आने वाले समय में चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, तो उसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो यूनिट्स है वो अपने पास रखते हो, ताकि कल को अगर डिमांड एकदम से बढ़ जाती है या सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो आप उसको क्या कर सको, एडजस्ट कर सको। देन जाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपको पैसा मिलने वाला है आप उसको किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो। एंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल टू मेंटेन कैश फ्लो। ये आप प्रॉपर्ली सिस्टम बना रखे हो कि आपको जो पैसा है वो टाइम पे मिलता रहे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, क्योंकि जो रिसीवेबल्स हैं अगर वो सही टाइम पे नहीं मिलते हैं या सही तरीके से नहीं मिलते हैं तो वही आपके क्या बन जाते हैं, दे बिकम द बैड डेब्ट। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स क्या है, आपकी लिमिट्स क्या है, स्टैंडर्ड्स है, ये आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। क्रेडिट एनालिसिस, असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर। जिस कस्टमर को आप क्रेडिट पे सामान बेच रहे हो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है चेक करोगे। कलेक्शन पॉलिसी, प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। और आपकी कलेक्शन पॉलिसी कैसे है, कब आप उनको कॉल करते हो, कब आप उनसे पैसे लेने के लिए जाते हो, कब आप अपने पर्सन को भेजते हो, तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ती है। अब क्या कर सकते हो, क्रेडिट टर्म, सेटिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट टर्म्स हो सकता है। डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, कि भैया कोई अगर अर्ली पेमेंट कर देगा तो उसको डिस्काउंट दे देंगे। मतलब अलाइन जो शेड्यूल्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर एज टू आइडेंटिफाई ओवरड्यू अकाउंट्स। ठीक है, तो एजिंग मतलब इसके अंदर क्या होता है, एजिंग का मतलब क्या होता है कि जो जैसे बहुत पुराना है तो उसको पहले कवर करने की कोशिश करोगे और जो फिर रीसेंट वाला उसको बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। जहां पर रिसीवेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर आपको पेबल्स पे भी फोकस करना पड़ता है, वहां पर आपको किस पे फोकस करना पड़ता है, पेबल्स पे भी फोकस करना पड़ता है। इंश्योर टाइमली पेमेंट टू सप्लायर्स टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड अवॉइड पेनल्टीज, ऑप्टिमाइज कैश आउटफ्लो। अगर रिसीवेबल्स का एडजस्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए पेमेंट्स को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर फिर पेमेंट टर्म्स आ जाएंगी, पेमेंट शेड्यूल आ जाएगा और सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि जितना अच्छा जो रिश्ता आप अपने सप्लायर्स के साथ बना के रखोगे उतना बढ़िया तरीके से वो आपके लिए काम करेगा। इसके लिए फिर आप ट्रेड क्रेडिट दे देते हो, ट्रेड क्रेडिट है वो आपको मिल रहा है, कैश डिस्काउंट है उसका फायदा ले सकते हो, पेमेंट टाइमिंग है, मतलब कैश फ्लो व्हाइल मेंटेनिंग गुड सप्लाई रिलेशनशिप। अगर सप्लायर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आप उसके हिसाब से जो कुछ पॉलिसीज हैं, जो कुछ चीजें हैं उसको बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। सो टाइमली पेमेंट टू ऑप्टिमाइज कैश फ्लो व्हाइल मेंटेनिंग गुड सप्लायर रिलेशनशिप। सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके भी इन सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। अब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे ना, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर 3 तरीके की अप्रोचेस आ जाती हैं। एक आती है कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब इसके अंदर हम
अपनी सेफ्टी और लिक्विडिटी को प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। कंपनी मेंटेन हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स रिलेटिव टू करंट लायबिलिटीज। तो मतलब आप करंट एसेट्स को ज्यादा मेंटेन करते हो, अपनी करंट नीड्स को भी लॉन्ग टर्म एसेट्स से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से एडजस्ट करते हो, मतलब डरी हुई अप्रोच है। सो हाई लेवल ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लार्ज इन्वेंटरीज टू वाइड स्टॉक आउट्स एंड लिबरल क्रेडिट पॉलिसी टू इंश्योर हाई सेल्स वॉल्यूम। तो कंजर्वेटिव है मतलब जहां पर आप सब चीजों को ज्यादा रखते हो, तो इससे आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस और बॉडी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा होता है इसके जस्ट ऑपोजिट एग्रेसिव, जहां पर अपनी सारी जरूरतों को शॉर्ट टर्म से पूरा करते हो। सो दिस अप्रोच एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग द लेवल ऑफ करंट एसेट्स। तो यहां पर वहां पर करंट एसेट्स सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे कम रख रहे हो, क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना, तो मोर प्रॉफिट मोर रिस्क वाला है। लोअर लेवल ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी और टाइट क्रेडिट पॉलिसी टू रिड्यूस अकाउंट्स रिसीवेबल्स। एडवांटेज क्या है? हाई पोटेंशियल प्रॉफिट हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब ये जस्ट उसके ऑपोजिट है। और इन दोनों के बीच में जो पॉलिसी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट अप्रोच, जिसको हेजिंग या मैचिंग अप्रोच बोल देते हो, जिसके अंदर आप अपने रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को एसेट्स और लायबिलिटीज के नेचर को मैच करके, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म की जरूरत है तो शॉर्ट टर्म एसेट्स से, लॉन्ग टर्म की जरूरत है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स से करते हो। तो करंट एसेट्स फाइनेंस विद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स एंड आर विद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ आ गया? तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका। तो फाइनेंस आपकी मार्केटिंग की तरह एक बड़ी यूनिट है। तो एक और सेशन हमारा फाइनेंस का होगा जिसके अंदर हम पूरा फाइनेंस को क्या, जितने भी आपका पोर्शन रह गया थोड़ा बहुत फाइनेंस के, उस पोर्शन को भी क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू। फटाफट से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, सारे के सारे बच्चे आ जाओ। पैसा है उसको कहां पे इन्वेस्ट करने वाले हो। सो कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्ट कहां पे करने वाले हो वो आप लोगों का कैपिटल बजटिंग में आ जाता है। सो इट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट टू डिटरमाइन देयर फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपके पास 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख रुपए को आप कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हो, किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो, वो चीज कहां से डिसाइड होती है? वो कैपिटल बजटिंग में डिसाइड होती है। सो गोल इज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट दैट मैक्सिमाइज द फर्म्स वैल्यू। तो फर्म के पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, इस वजह से उस लिमिटेड पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है ये मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इसके अंदर किस किस तरीके से डिसीजन आपके होते हैं? जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्ट करने का मतलब सिंपल कि आप किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो ताकि वो उससे मिलने वाली रिटर्न या उससे मिलने वाली जो, सर वॉइस बहुत स्लो है। हेलो, आवाज सही नहीं है क्या? अभी सही आ रही है? थोड़ी बढ़ा देता हूं, अभी सही है? ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आप क्या करते हो? आप ऐसे डिसीजन लेते हो जिसके अंदर आपको क्या करना होता है? अपना पैसा इस तरीके से लगाना होता है ताकि आपको जो रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं? जिसके अंदर आप ये देखते हो कि आपको कहां से पैसा लेके आना है। और डिविडेंड डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं? जिसके अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना है या नहीं देना। वही चीज आप यहां पर क्या करते हो? डिसाइड करते हो। अब इसके प्रोसेस से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मतलब कहां कहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से सोर्सेज, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद फिर आप उनकी स्क्रीनिंग करते हो। जैसे अगर 4 हैं तो आप उनको स्क्रीनिंग करोगे और देखोगे कि हमारे लिए कौन सा यूजफुल है। उसके बाद फिर आप उसमें
उसमें से सिलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, सिलेक्शन करोगे और उसके बाद क्या कर दोगे, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारी जेब में 100 रुपए है तो तुम 100 रुपए से 4 चीजें कर सकते हो। अब चारों में से कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है वो तुम यहां पर क्या करते हो, डिसाइड कर लेते हो। और उसके बाद जब उसको इंप्लीमेंट कर देते हो तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि भैया किस तरीके से वो परफॉर्मेंस है वो हमारी काम कर रही है, हाउ द परफॉर्मेंस इज वर्किंग। और उसके बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट, लास्ट में ऑडिट होता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हम सोच रहे थे वो क्या था और जो हमें रिसीव हुआ है वो क्या है। तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, ऑडिट होती है। ऑडिट का मतलब इट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्रोजेक्शंस एंड लर्न फ्रॉम आउटकम। तो जो आउटकम्स होते हैं उसके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इसको बोला जाता है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट बोल दिया जाता है। तो इसकी हमारे पास थ्योरीज आती हैं। तो इसके जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो नेट इनकम थ्योरी है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ थ्योरीज है वो इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहली दो थ्योरीज है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं, इस वजह से इनको मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है। और कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करती हैं। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक कंपाउंडिंग फैक्टर लेते हैं और चल गया चल गया अरे अभी कर लो यार खत्म। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हम क्या देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लो। भाई एफएम में ही होता है, पता नहीं क्या हुआ, पहले की दो क्लासेस भी एफएम की हमने इसी तरीके से की थी, इसी वजह से रिकॉर्डिंग डाली थी। चलो कोई अभी नहीं होगा, चलेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप क्या करते हो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जो फ्यूचर कैश इनफ्लो है तो फ्यूचर कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हो और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ। अभी तो चल रहा है ना, अरे अभी तो चल गया भैया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे लगता है टॉपिक ही ऐसा है, अभी तो चल गया। चलो सो अगर एनपीवी आप सारे प्रोजेक्ट्स की देखते हो तो जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होती है उसको एक्सेप्ट कर देते हो। इस टॉपिक को हम हमेशा ऐसे कंसीडर करते हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास ऑप्शंस होती है, मतलब अगर आपके पास चार है तो चारों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप उन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। इसको हम इसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर इट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट होता है जो आप लोगों की एनपीवी को जीरो कर देता है। आईआरआर, आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे जो आपकी एनपीवी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर आईआरआर आपका रिक्वायर्ड रेट से, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो और ये अगर कम हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको जो सवाल पूछा जाता है वो इस डिसीजन से पूछा जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक ऐसा रेट जहां पर आपकी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस वजह से अगर आपका आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके रेट ऑफ रिटर्न से बड़ा है, ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट करोगे, अगर कम है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। उसके बाद आता है पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड है ये आप लोगों का कौन सा मेथड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। ऊपर वाले दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। पेबैक का मतलब क्या होता है कि हम इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा पैसा है वो कितनी देर में रिटर्न आ जाएगा। पेबैक पीरियड थ्योरी क्या बताती है कि कितना टाइम है वो हमें रिक्वायर्ड है, हाउ मच टाइम वी रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने साल में हमें वापस आ जाएगी। सो डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट्स विद इन द शॉर्टर पीरियड पेबैक पीरियड। अगर चार अलग अलग ऑप्शंस हैं तो जिसमें सबसे कम टाइम के अंदर आप लोगों का जो अमाउंट है वो वापस आ जाता है तो उसको आप क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो पेबैक का मतलब क्या हुआ कि वो जो पैसा आपने लगाया है वो आपको कितनी देर में वापस मिलने वाला है। तो शॉर्टेस्ट द पेबैक पीरियड तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जितना कम पेबैक पीरियड होता है, मतलब सपोज करो एक जगह पर 1 लाख रुपए 4 साल में मिल रहा है और दूसरी जगह पर 2 लाख 2 साल में मिल रहा है, तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे, आप 2 साल वाले को एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी आप लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो इंडेक्स हमेशा किसमें आता है, रेशियो में आता है। तो इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट की रेशियो या बोल सकते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की रेशियो ले लेते हैं। और अगर इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो ऊपर आएगा तो एक से ज्यादा, इसको कंपेयर किसके साथ किया जाता है, एक के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इनफ्लो है अगर वो ज्यादा है आउटफ्लो से तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब P1 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है जिसको आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो भी बोल देते हो, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बोल देते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है। तो इनपुट डिवाइडेड आउटपुट कर देते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। तो यहां पर हम पीआई को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर पीआई आपका एक से ज्यादा है तो आप मतलब आपकी इनफ्लो है वो ज्यादा है और आउटफ्लो आप लोगों का कम है। उसके बाद आता है आपका एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है, यहां पर ना ये सबसे अलग तरीके का मेथड है, क्योंकि अभी तक जितने मेथड आपने पढ़े हैं उन सभी में हम किसको कंसीडर करते हैं, उन सभी के अंदर जो कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है बेटा बेसिकली आप बोल सकते हो कि इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें अकाउंटिंग जो प्रॉफिट होता है उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो एआरआर क्या होता है, एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे वहां पर क्या था, रिटर्न को इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर रहे थे, तो सेम वैसा ही है यहां पर आप जो आपको हर साल एनुअल एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भाग कर देते हो। तो ये भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। जितना एआईआर ज्यादा होगा उतना आपका बेटर प्रोजेक्ट होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर आपको नॉर्मली क्या फायदा हो जाता है, इसके अंदर ये फायदा हो जाता है कि आपको इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करते हो, सिंपल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ना रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है। नॉर्मली जब समझो रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस होता है, देखो रिस्क है वो रिस्क क्या होता है, रिस्क हमेशा मेजरेबल होता है। मतलब आपने कहीं पे पैसा लगाया तो रिस्क है, आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा दिया तो जाने का रिस्क है। लेकिन
अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होगा कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे अचानक से क्या हो जाएगा, कोई भूकंप आ गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। अगर डेफिनेशन देखो रिस्क और अनसर्टेनिटी की तो क्या है, सबसे पहले रिस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट, कि मतलब किसी चीज के, किसी गलत चीज के होने के कितने प्रतिशत चांसेस है, किसी चीज के गलत होने के कितने परसेंट चांसेस है। और अनसर्टेनिटी का मतलब इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अनसर्टेनिटी, अभी अचानक से भूकंप आ गया, किसी को पता था कोरोना आ जाएगा, किसी को नहीं पता था, तो अब शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये तो रिस्क था क्योंकि हमें पता वोटिंग था। लेकिन अब अगर किसी ने कोई अपना घर बनाया और फिर वहां पे भूकंप आ गया तो घर गिर गया, तो वो अनसर्टेनिटी हो गया। तो बिजनेस के अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं, और दूसरा जो अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो भैया, अगर 2 क्लासेस में सिलेबस कवर करना है, मतलब आप, तो मैं क्या बोलूं, आपको क्या लगता है कि आपके पास बहुत बहुत टाइम है? अगर मैं 2x पे नहीं पढ़ाऊंगा तो इस क्लास को मैं 4 क्लासेस में करूंगा, तो मैं सिलेबस महीने के अंत में जाके खत्म करूंगा। अब अगर ये बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं इसको क्या बोलूं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क। हमारे पास 2 तरीके के रिस्क होते हैं। चल तो रहा है यार, रिफ्रेश कर लो, सही चल रहा है। टाइप्स ऑफ रिस्क, हमारे पास ये रिस्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है बिजनेस रिस्क, रिटर्न ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। बिजनेस रिस्क कौन सा होता है? जो हर बिजनेस को देखने को मिलता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जो हर बिजनेस को देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशन की वजह से होता है। कहां से होता है? मार्केट कंडीशन की वजह से रिस्क होता है। देन आ जाता है फाइनेंशियल रिस्क, जो किसके रिलेटेड होता है? डेट से। मैंने आपको लिवरेज में पढ़ाया था, फाइनेंशियल रिस्क होता है। अगर आपने डेट का इस्तेमाल किया है तो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। देन आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क, है जो आपके ऑपरेशनल फेलियर होता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन खराब होगी तो उससे जो रिस्क है। और मार्केट रिस्क है जो मार्केट प्राइसेस या इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मार्केट में डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे हो गई है तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको मार्केट रिस्क का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मार्केट रिस्क। उसके साथ मैंने इसी चीज को सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में भी पढ़ाया था। अब रिस्क एनालिसिस के लिए हम क्या क्या तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आने वाला रिस्क है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस? हाउ असेसिंग हाउ टू चेंज इन की असम्पशंस, कि भैया अगर हम की असम्पशंस को, अगर हम लेके आते हैं तो जो एनपीवी और आईआरआर है उसमें कितना असर हो जाएगा। मतलब सेंसिटिविटी चेक कर रहे हो, मतलब एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे कितना असर पड़ता है, एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे कितना असर पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल सेंसिटिविटी एनालिसिस। दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेरियो एनालिसिस? यार बहुत क्या दिक्कत है आज यार। दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेरियो एनालिसिस? रुक जाओ, 1 मिनट दो मेरे को, 1 मिनट का समय दो, दीजिए 1 मिनट दो। एक मिनट का समय, 1 मिनट। हमें अपना पुराना अध्याय निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। हमें अपना पुराना अध्याय निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। ये चल गया यार। ये कनेक्टिंग हो, चल आवाज आ रही है इससे? हेलो, चल आवाज आ रही है इससे? आवाज सही है या नहीं, आप मुझे ये बता दो। हेलो, आवाज सही है या नहीं, आप मुझे ये बता दो। अभी बढ़ा दूं? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर आप क्या चेक करते हो? आप ये देखते हो कि आप अगर की असम्पशंस को चेंज करते हो तो उसका आपके एनपीवी और आईआरआर पे कितना असर होता है, उसका आपका एनपीवी और आईआरआर पे कितना असर होता है। सिनेरियो एनालिसिस के अंदर आप डिफरेंट सिनेरियोस तैयार करते हो। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि बेस्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है और मोस्ट लाइकली केस क्या हो सकता है, कि आने वाले टाइम पर कौन कौन सी सिचुएशन है वो आपके फेवर में हो सकती है, कौन कौन सी चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल सिनेरियो एनालिसिस। और तीसरे नंबर पे आ जाता है साइमुलेशन। अब साइमुलेशन तो आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर मॉडल्स टू साइमुलेट द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है तो रियलिटी को वेस्टिब्यूल तरीके से तैयार करना, जो चीजें रियल है उसको तैयार करना ताकि हमें पता चल सके कि अगर ये चीज सच्चाई में होगी, रियल में होगी, तो इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। और देन आ जाता है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री के अंदर क्या होता है? आप बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करते हो, डिफरेंट डिसीजन पाथ एंड देयर पोटेंशियल आउटकम, ठीक है। एक ऑप्शन से आप 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन से 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शन से 16 ऑप्शंस, इस तरीके से अलग-अलग ऑप्शंस को क्या करते हो? क्रिएट करते हो और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सही चल रहा है ना? अभी तो सही चल रहा है ना भाई? एक बार बता दो यार। आप भी परेशान नहीं हो, मैं खुद परेशान हूं यार इस चीज से। 5.5 महीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पिछले 4-5 दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और मुझे खुद नहीं पता क्यों, पर चलो कोई।
थोड़ा सा तो डिस्कस करना पड़ेगा। अब इसको कैसे, देखो जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये क्या था, रिस्क एनालिसिस टेक्निक, रिस्क को फाइंड आउट कैसे करेंगे, और यहाँ पे आ जाता है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा दोगे, जैसे बोला जाता है कि इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो उसके अंदर अलग अलग मतलब एसेट्स है जिसमें पैसा लगाओगे, अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाओगे, तो डाइवर्सिफिकेशन बोल देते हैं उसको हेजिंग। यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस। हेजिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। मतलब मार्केट में आप ऐसी पोजीशन बना लेते हो कि अगर मार्केट गिरेगा तो भी आपकी एक पोजीशन है, अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी आपकी एक पोजीशन है, ठीक है जी। इस वजह से देना जाता है इंश्योरेंस, ये तो पता ही है, स्पेसिफाइड रिस्क थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपका कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो किसी स्पेसिफिक रिस्क से थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज, अलग अलग तरीके का आप इंश्योरेंस ले लेते हो और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। देना जाता है स्टेजिंग इन्वेस्टमेंट, ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू स्टेजेस टू रिड्यूस रिस्क एक्सपोजर। स्टेजिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब पता क्या होता है कि आप 10 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाते हो, आप 1 लाख लगाते हो, फिर अगले 2 महीने के बाद 1 लाख लगाते हो, तो स्टेजिंग कर देते हो इन्वेस्टमेंट की। और देना जाता है रियल ऑप्शन, वैल्यूइंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द न्यू इंफॉर्मेशन। रियल ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हो ताकि फ्यूचर में जो भी हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लेना चाहोगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लेना चाहोगे। कौन से फैक्टर हैं जो आपके रिस्क को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो उतना बड़ा रिस्क होगा। देना जाता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जितना लंबे समय तक प्रोजेक्ट होगा, समझ लो ना, एक प्रोजेक्ट है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट है वो 1 साल तक चल रहा है, तो 1 साल वाले में रिस्क है वो ज्यादा होगा क्योंकि बिजनेस के अंदर वेरिएशन ज्यादा होंगे। मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस इंपैक्ट करती है आपके रिस्क को। अगर फेवरेबल है तो रिस्क कम होगा और अगर अनफेवरेबल है तो रिस्क ज्यादा होगा। देना जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन अफेक्ट प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। तो जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ठीक है, मतलब अचानक से जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं उससे भी हमारा जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। अब इसमें कई बार इन छोटे-छोटे सवालों से सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, इससे आप लोगों को सवाल पूछे हुए हैं, तो अगर मैथ्स का कॉलम में आता है तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। वैसे ये कॉमर्स का टॉपिक नहीं है, ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, बट इसको मैं इस वजह से लेके आया हूं क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों को इसका पता होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक आध बार यहां से सवाल पूछा गया। फ्यूचर ऑप्शन फॉरवर्ड है, तो आपके सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मेंशन है, लेकिन यहां पर फ्यूचर ऑप्शंस स्वैप्स वगैरह वो यहां पर आप लोगों को पढ़ा देता हूं, ठीक है, सब बच्चों को। सो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे एसेट पे डिपेंड करती है, मतलब जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। जैसे आप कोई कॉल और पुट ऑप्शन ले लेते हो, अब उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो आप देखो, जैसे आपने निफ्टी 50 ये सुना होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो अगर एक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, तो अब निफ्टी के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, बैंक निफ्टी के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो बैंक निफ्टी के चार्ट पे डिपेंड करेंगे। तो इस वजह से उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू डिराइव की जा रही है किसी दूसरे एसेट से। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं डेरिवेटिव। है ठीक है, आगे पूरा टॉपिक आएगा, वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन से डिफरेंस समझ आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑप्शन, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। अब इसके अंदर आपके पास राइट है, आपके पास राइट है क्या करने का, किसी एसेट को खरीदने का या बेचने का, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने और बेचने का, लेकिन उसको आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, आपके पास राइट है। मतलब अगर मैंने सपोज करो कि शेयर परचेज कर लिया, तो अगर वो मेरी कार ऑप्शन है तो मैंने उसको खरीद लिया, लेकिन अब उसको बेचना वो मेरे लिए कंपल्सरी नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मुझे बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुझे भी बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास होल्ड द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट है। आप बेच सकते हो, बेचना ना बेचना वो आपके हाथ में, ठीक है, आप बेच सकते हो, लेकिन उसको बेचना ना बेचना वो सिर्फ आपके पास होता है। तो ऑप्शन दो तरीके की होती है, पहली होती है कॉल ऑप्शन और दूसरी होती है पुट ऑप्शन। देखो कॉल ऑप्शन बेसिकली अगर आप शेयर मार्केट के हिसाब से देखते हो तो कॉल ऑप्शन में अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन में पोजीशन बना रखी है तो आपको फायदा तब होता है अगर मार्केट प्राइस बढ़ता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शन में क्या होगा, फायदा होगा, और अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको पुट ऑप्शन में क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मतलब ग्रांट्स द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ स्ट्राइक प्राइस। का कॉल का मतलब क्या होता है, बाय सीपी परचेज करना, मतलब ग्रांट द राइट टू बाय, मतलब आपके पास राइट है बाय का लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, और पुट है ग्रांट द राइट टू सेल। तो यहां पे पीएस सीपी पीएस, ठीक है, सीपी से याद रख सकते हो, सीपी मतलब जैसे कॉनॉट प्लेस से याद रख सकते हो। तो परचेज का राइट है, यू हैव राइट टू बाय, आपके पास राइट है उसको बाय करने का लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। और यहां पर पुट ऑप्शन में आपके पास राइट टू सेल है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब आपको राइट दे दिया है, आपको अधिकार दे दिया है, लेकिन आपके पे कोई बंदिश नहीं लगाई हुई है, वो आपकी मर्जी है कब आप उसको खरीदना चाहते हो, कब उसको बेचना चाहते हो, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। वो कहीं पर भी आप उसको बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट व्हिच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। अब ये स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना निफ्टी 22,500 47,800, तो ये स्ट्राइक प्राइस होता है, मतलब जिस प्राइस पे ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सरसाइज करने का मतलब एग्जीक्यूट करना, जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट किया जाता है उसको बोल देते हैं स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरेशन डेट, द डेट ऑन व्हिच ऑप्शन एक्सपायर। अब जो ऑप्शंस होती है उसकी एक्सपायरी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है, ठीक है। एक तो हर वीक को थर्सडे को नॉर्मली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो एक महीने में 4 एक्सपायरी होती है, 3 तो वीकली होती है और एक कौन सी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है। मतलब अगर आप उस दिन तक, मतलब अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन खरीद रखा है और कल उसकी एक्सपायरी है, अगर कल 3 बजे तक आप उसको सेल नहीं करते हो या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे और ऑटोमेटिकली। और द प्रीमियम द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द ऑप्शन, तो प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली प्राइस है, किस रुपए में आप उसको खरीद रहे हो, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने रुपए में वो मिलता है। जैसे निफ्टी 45,000 सपोज करो उसका स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है तो सीई होगा, उसको परचेज कर रहे हो सपोज इस टाइम उसका 900 रुपए प्राइस चल रहा है, तो वो 900 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, जैसे बोलते हैं ना जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन हीरो जीरो वाला काम होता है, उस दिन प्रीमियम 100 से 1000 भी हो सकता है और 1000 से 100 भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी
₹26 ₹2600 भी बन जाते हैं और कभी ₹2600 भी रह जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ठीक है, वैसे मार्केट में दोनों तरीके के लोग पैसा बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉल में इन्वेस्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और कुछ लोग हैं जो पुट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भैया मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एग्जिट पोल की वजह से। ठीक है, मतलब फेक एग्जिट पोल चला दिया, जिसकी वजह से लोगों को क्या लगा कि भैया मार्केट अब बहुत ज्यादा हाई पे जाएगी, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन दोपहर 12 बजे तक मार्केट क्रैश हो चुकी थी, सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे आ चुका था, जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आ गया था, बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट नीचे आ गया था। तो ये जो मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं ना, ये भी आपकी शेयर मार्केट को बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं मार्केट में। मतलब समझ रहे हो ना, आपको ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं आनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। मार्केट में वही बंदा पैसा बनाता है जिसके अंदर पेशेंस है, जिसको जो अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करता है। इवन कि अगर आप ध्यान से देखते हो ना, अगर आप किसी भी ऐप के अंदर अपना डीमैट अकाउंट बनाते हो, आप किसी भी ऐप को ओपन करो, आप किसी भी ऐप के अंदर आके अपना डीमैट अकाउंट बनाओ, तो आपको डीमैट अकाउंट में ना सीधा सेबी की एक वो आती है, क्या बोलते हैं, सीधा सेबी की एक नोटिफिकेशन आती है, जिसके अंदर पता क्या लिखा होता है कि 100 में से 90 इन्वेस्टर नुकसान में चलते हैं। 100 में से 90 इन्वेस्टर है वो नुकसान में चलते हैं। तो इस वजह से ये बहुत रिस्की वाला काम। अब जो ऑप्शन है वो दो तरीके की होती है, एक अमेरिकन ऑप्शन होती है, एक यूरोपियन होती है। कैन यू एक्सरसाइज एनी टाइम बिफोर और ऑन द एक्सपायरी। तो अमेरिका है तो वो थोड़े से खुले दिन वाले हैं, वो किसी भी टाइम पे, मतलब अमेरिका के लोग हैं वो, उनको मतलब जैसे याद रखो कि आपका दोस्त अमेरिका में है, उसको आप कभी भी कॉल लगाओ वो उठा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अमेरिकन ऑप्शन ऐसी है जिसको आप कभी भी एक्सपायरी सपोज करो 25 को है, तो 25 से पहले कभी भी उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन है कैन यू एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरी। इसकी एक्सपायरी 25 है, इसको 24 को 23 को 22 को जब मर्जी एग्जीक्यूट कर लो, दोस्त अमेरिका में। लेकिन फिर वो यूरोप में शिफ्ट हो गया, तो यूरोप में आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि यूरोप के रूल्स है वो हार्ड है। इसी तरीके से याद रख सकते हो कि एक्सपायरी पे ही उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर एक्सपायरी है तब उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इस वजह से उसको सिर्फ एक्सपायरी पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, लॉन्ग कॉल और ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कॉल ऑप्शन के अंदर देखें तो एक लॉन्ग कॉल होती है, एक शॉर्ट कॉल होती है। लॉन्ग कॉल का मतलब क्या हुआ, सिनेरियो 1 देखो, इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस प्लस मिनिमम प्रीमियम प्लस प्रॉफिट होता है। इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस देन क्या होता है, लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, तो लॉस होता है। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। दूसरा सिचुएशन किसका होता है, शॉर्ट कॉल होता है। शॉर्ट कॉल के अंदर क्या होता है, if the underlying asset price is more than strike price is loss, और underlying asset से strike price ज्यादा हो गया तो गेन हो जाता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको बताया कि कॉल ऑप्शन पे ऑफ के अंदर क्या होता है। कॉल के अंदर क्या होता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो वो कहां पर हो रहा है, वो लॉन्ग रन के अंदर हो रहा है। लॉन्ग कॉल है तो ये लॉन्ग और शॉर्ट आपस में ऑपोजिट हो गए। ठीक है, लॉन्ग के अंदर क्या हो रहा है, अगर एसेट का प्राइस बढ़ गया स्ट्राइक प्राइस से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन एसेट का प्राइस कम हो गया तो लॉस होगा। लेकिन अगर वही शॉर्ट कॉल होता है तो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर अंडरलाइंग प्राइस का एसेट है कम है तो जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए। और अगर आप पुट की बात करते हो तो पुट में मतलब देखो ये सेम सिचुएशन यहां पर आ रही है, ये ऊपर वाली सिचुएशन यहां पर आ रही है। अगर आप इन चारों को आपस में कंपेयर करोगे ना, तो जो ऑप्शन यहां पे है, जो कॉल में जो लॉन्ग कॉल है, सेम टू सेम वही शॉर्ट पुट है, वही शॉर्ट पुट है। समझ रहे हो, शॉर्ट पुट के अंदर जो सिनेरियो बनता है वो कॉल का स्मॉल है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो पुट ऑप्शन के अंदर लॉन्ग है वही इसकी शॉर्ट कॉल है। ठीक है, आप इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 4 सिचुएशन बन रही है, जिसमें से 2 कॉमन है, 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आप कोई सी भी 2 सिचुएशन को समझ लो। अगर आप इसको समझ लो, देखो मैं आपको बताता हूं बेस्ट। कॉल का याद कर लो, कॉल का जो लॉन्ग है वो मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, घटेगा तो नुकसान है। तो इसका शॉर्ट क्या हो गया, मार्केट बढ़ेगा तो लॉस है, घटेगा तो नुकसान है। और इसका इसके ऑपोजिट हो जाएगा, पुट के अंदर मार्केट बढ़ेगा तो नुकसान है, घटेगा तो लॉस और प्रॉफिट होगा। बस इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा अपनी तरफ से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 4 लिखने में 4 है लेकिन है 2 ही, बस अपने दिमाग में बिठा लो, एक को याद कर लो, कॉल ऑप्शन याद कर लो बस। कॉल की लॉन्ग क्या होती है और शॉर्ट क्या होती है, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, इतना डिटेल में तो कभी पूछा नहीं गया। आपसे जितना भी बार सवाल पूछा गया वो सिर्फ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मीनिंग पूछा गया, वो कॉल ऑप्शन और लॉन्ग ऑप्शन का जो कॉल और पुट का मीनिंग पूछा गया। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद आता है ऑप्शन प्राइसिंग। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑप्शन, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका प्राइसेस इतना ऊपर नीचे क्यों होता है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मार्केट क्रैश हुई तो मार्केट सेंटीमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। मार्केट सेंटीमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मार्केट सेंटीमेंट में क्यों, क्योंकि जिस तरीके से सेंटीमेंट होता है, अभी जैसे एक टाइम पे मार्केट एकदम से क्रैश हो गई, उससे अगले दिन जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई शाम तक, तो दूसरे दिन जैसी मार्केट ओपन होती है तो फिर 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट से गैप अप ओपन होती है। तो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, कोई भी फेक न्यूज आ जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कोई रिपोर्ट आ जाती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी का शेयर एकदम से क्या हुआ, धड़म करके नीचे गिर गया। ठीक है, धड़म करके क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो इस वजह से सेंटीमेंट्स वो बहुत मैटर करते हैं। पहला तो अंडरलाइंग एसेट, हाई प्राइस इंक्रीज कॉल ऑप्शन एंड डिक्रीज पुट ऑप्शन। तो देखो लिखा होगा ना, हाई प्राइस इंक्रीज कॉल ऑप्शन, क्योंकि कॉल में आपको ज्यादा चाहिए और पुट में आपको कम चाहिए। तो अगर कॉल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पुट नीचे आएगा, पुट ऊपर जा रहा है तो कॉल नीचे आएगा। तो कॉल और पुट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कॉल के अंदर मतलब जैसे अगर अभी मार्केट जब गिरी थी तो जिन लोगों ने पुट में पोजीशन बना रखी थी उनको फायदा हुआ और कॉल वालों को नुकसान हुआ। दूसरे दिन जब मार्केट फिर ऊपर चढ़ी तो वहां पर कॉल वालों को फायदा हुआ और पुट वालों को नुकसान हुआ। बहुत एक सिंपल सी बात याद रखो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो किसका फायदा है, कॉल का फायदा है, मार्केट नीचे आएगा तो पुट का फायदा है। इतनी बात को दिमाग में रखोगे तो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया हायर स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज कॉल ऑप्शन प्राइस एंड इंक्रीज पुट ऑप्शन। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है अगर ये ज्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है हाई स्ट्राइक प्राइस है डिक्रीज कॉल ऑप्शन वैल्यू, मतलब इसका कॉल के साथ नेगेटिव रिलेशन है। टाइम टू एक्सपीरियंस लॉन्गर कॉल इंक्रीज बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन ड्यू टू ग्रेटर पोटेंशियल फॉर प्राइस मूवमेंट। मतलब अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करते हो तो प्राइसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं प्राइसेस वो बहुत कम होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है ना वो सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इससे इतने डेप्थ सवाल नहीं पूछे जाते। वोलेटिलिटी का मतलब हायर वोलेटिलिटी इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ ऑप्शन बीइंग प्रॉफिटेबल थस इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू। अगर मार्केट वोलेटिलिटी होती है तो नॉर्मली ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो जो कॉल ऑप्शन होती है उसके अंदर आपको क्या होता है फायदा होता है या ऑप्शन का जो प्रीमियम वो बढ़ जाता है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हायर रेट रिस्क कॉल ऑप्शन वैल्यू एंड डिक्रीज पुट, जितना रिस्क फ्री रहेगा तो जो हाई रेट्स हैं उससे कॉल ऑप्शन बढ़ेगा और जो पुट है वो डिक्रीज होगा। और डिविडेंड है एक्सपेक्टेड डिविडेंड इंक्रीज कॉल ऑप्शन वैल्यू एंड इंक्रीज पुट ऑप्शन वैल्यू। इतना डिटेल में मत पढ़िएगा, सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। देन आ जाता है हमारे पास कुछ प्राइसिंग मॉडल। ब्लैक स्कोलेस मॉडल यूज्ड टू प्राइसिंग यूरोपियन ऑप्शन अज्यूम कांस्टेंट वोलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। तो जो इसका मॉडल है ना ये किसके लिए यूज होता है यूरोपियन ऑप्शन के लिए यूज होता है, और ये माना जाता है कि जो मार्केट है उसके अंदर जो रिस्क इंटरेस्ट रेट है वो भी एकदम से फिक्स है और मार्केट के अंदर किसी तरीके की वोलेटिलिटी नहीं है। दूसरा आता है बायनोमियल यूजेस द ट्री ऑफ पॉसिबल फ्यूचर प्राइस कैन हैंडल अमेरिकन ऑप्शन एंड वेरी कंडीशंस। तो अगर यूरोपियन के लिए पूछा जाए तो ब्लैक स्कोल्स का मॉडल है, और अगर अमेरिकन के लिए पूछा जाए तो बायनोमियल का मॉडल है। इतना ही बात याद रखनी है आपने। चल तो रहा है, कहां स्टक हुआ? अरे भाई चल तो रहा है, कहां स्टक हो गया यार? जिसका स्टक हो रहा है वो रिफ्रेश कर लो। दोबारा बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन ऑप्शन के लिए प्राइसिंग मॉडल कौन सा यूज होता है तो उसके लिए ब्लैक स्कोल्स मॉडल यूज होता है, और अगर अमेरिकन ऑप्शन के लिए पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज होता है बायनोमियल मॉडल यूज होता है। और पहला ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, उसके अंदर बेसिक कंडीशन क्या है कि भाई हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में किसी तरीके की वोलेटिलिटी नहीं है और जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है। कांस्टेंट वोलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट फिक्स है, दोनों चीजें क्या है फिक्स है। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड। ये तो ऑप्शन हो गया, अभी पढ़ेंगे फ्यूचर और फॉरवर्ड। फ्यूचर और फॉरवर्ड का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसमें ना बेसिक डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए। जब मैं फॉरवर्ड की बात करता हूं ना, मतलब ऑपरेट दोनों एक ही तरीके से करते हैं कि आप आने वाले समय में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि भैया इतनी पर्टिकुलर तारीख को मैं ये चीज तेरे से खरीदूंगा, जो तुम्हें बेचूंगा। मतलब फॉरवर्ड और फ्यूचर है वो क्या करते हैं, रिस्क को कम करने के लिए यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे एक्सरसाइज करने की बात की जाती है, फ्यूचर रेट पे एक्सरसाइज करने की बात की जाती है। लेकिन फर्क क्या है, जो फॉरवर्ड होते हैं ना, ये फॉरवर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आप खुद से बना सकते हो। इन द सेंस इसको बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। जो सिस्टम नहीं है, जो किसी सिस्टम के अंडर नहीं आते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, और जो एक सिस्टम का पार्ट होते हैं उसको फ्यूचर बोला जाता है। एक फॉरवर्ड क्या होते हैं, फॉरवर्ड वो होते हैं जो एक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ओटीसी पे ऑपरेट होते हैं, ओवर द काउंटर ऑपरेट होते हैं, कस्टमाइज होते हैं। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर आप अपना बोलते हो ना कि आपका फ्यूचर है, तो आप क्या चाहते हो कि भैया मेरा फ्यूचर सिस्टमैटिक होना चाहिए, है ना। मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर कैसा चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में पहली बात यही आएगी ना कि जो मेरा फ्यूचर है वो तो सिस्टमैटिक होना चाहिए। मुझे मेरा फ्यूचर है वो सिस्टमैटिक चाहिए, तो आपको आपका फ्यूचर है वो सिस्टमैटिक चाहिए, तो इस वजह से आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो। सो डेफिनेशन दोनों की सेम है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन फ्यूचर डेट। कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर खरीदने या बेचने का एक पर्टिकुलर प्राइस पे एट अ फ्यूचर डेट। तो सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये कस्टमाइज होते हैं, तो दोनों पार्टीज मिलकर जैसे उनको लगता है कि उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मतलब कस्टमाइज है, टेलर मेड है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। दूसरा ट्रेडिंग है, इसको ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा होता है तो वो तो स्टॉक एक्सचेंज होगा, चाहे वो एनएसई हो गया या बीएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे ऑपरेट नहीं करते। ठीक है, they does not operate on the stock exchange, they only operate on over the counter transaction। ये OTC पे ही क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। देन आ जाता है सेटलमेंट, टिपिकली सेटल्ड एट मैच्योरिटी एट द फिजिकल और कैश। जो इनकी मैच्योरिटी मतलब इनको नॉर्मली मैच्योरिटी जिस दिन मैच्योरिटी है उसी दिन इनको क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। फिजिकली भी कर सकते हो, और मतलब अगर कोई फिजिकल एसेट है या फिर अगर कोई आप फाइनेंशियल एसेट्स लिया है तो कैश के अंदर उसकी सेटलमेंट हो सकती है। और क्रेडिट रिस्क, हायर क्रेडिट रिस्क ड्यू टू डायरेक्ट काउंटर पार्टी एक्सपोजर विदाउट एन इंटरमीडिएट। अब इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तुम खुद सोचो, एक शेयर तुमने खरीदा सेबी के अंदर किसी कंपनी का, तो वो तो सेफ है क्योंकि सेबी बैठा हुआ है तुम्हें बचाने के लिए। एक सपोज करो तुमने ऐसी जगह से खरीद लिया जहां का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो अगर सवाल आता है कि काउंटर पार्टी से समझ रहे हो ना कि सामने वाली पार्टी मुकर सकती है। सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने उसको पैसे दे दिए, वो कल को मुकर जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है जो उस चीज को रेगुलेट कर रहा है। तो इस वजह से काउंटर पार्टी रिस्क है वो यहां पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट काउंटर पार्टी एक्सपोजर होता है जिसके अंदर किसी तरीके का कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, जिसमें किसी तरीके की कोई इंटरमीडिएरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो फ्यूचर इससे बिल्कुल अलग है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कस्टमाइज्ड था टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, ट्रेड्स ऑन एक्सचेंज। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, फर्क है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी कस्टमाइज की और यहां पर स्टैंडर्डाइज की। तो इसका फायदा पॉइंट ही क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। फिक्स्ड टर्म रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी डेट, सब चीजें फिक्स्ड हैं, रेटर है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। ट्रेडिंग, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, मतलब जैसे सेबी हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हुआ। मार्क टू मार्केट मतलब डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस मूवमेंट। अब देखो इसके अंदर एक और डिफरेंस है, अगर आप इसको देखते हो ना तो इसकी सेटलमेंट है वो सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे ही होगी क्योंकि आपने कस्टमाइज करवा दिया। लेकिन अगर आप इसके बाद के पॉइंट देखते हो ना तो यहां पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो कहां हो रही है, डेली बेसिस पे हुई है। फ्यूचर के अंदर डेली बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है।
ये भी इसका एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायर्ड टू मिटिगेट डिफॉल्ट रिस्क। अब इसके अंदर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, तो आपसे कुछ शुरुआत में प्रीमियम ले लिया जाता है, आपसे कुछ पेमेंट पहले ले ली जाती है कि अगर कल को आप डिफॉल्ट करते हो तो उस पैसे को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। So, margin requirements की बात की जाती है, clearing house act as intermediary to reduce credit risk और liquidity, generally more liquid than forward due to exchange trading। अब forward से क्या होते हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पे जाके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहां पर एक डिफरेंस का चार्ट दिया हुआ है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो फॉरवर्ड है, क्योंकि ये ओटीसी पे कस्टमाइज होते हैं, सेटलमेंट और मैच्योरिटी, लेकिन वो फ्यूचर होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं और डेली मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब है इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है बेटा, डेली बेसिस पे होती है। हर रोज ये क्या होते हैं, ऑपरेट हो रहे होते हैं। रिस्क ज्यादा किसमें होगा, रिस्क होगा आपका फॉरवर्ड में, हाई क्रेडिट रिस्क, क्यों? क्योंकि कोई क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कुछ इन्वॉल्व नहीं। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो लोअर क्रेडिट रिस्क, क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्वमेंट है, तो क्रेडिट रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि एक्सचेंज हाउस के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। लिक्विडिटी, फॉरवर्ड होते हैं लेस लिक्विड होते हैं, क्योंकि कस्टमाइज होते हैं, ओटीसी होते हैं, और क्योंकि एग्जीक्यूट किए जाते हैं एक्सपायरी पे। ये क्या होते हैं, ये मोर लिक्विड होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज होते हैं और एक्सचेंज रेट होती है। अगर आपने आज इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप आज इसको एग्जीक्यूट करके इसकी क्या कर सकते हो, कैश वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, कॉल हुआ और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, दोबारा रिपीट भी हो जाएंगे, और जिसको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो यहां पर दोबारा पढ़ाऊंगा तो दोबारा समझ आएगा।